वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट जो कि है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे चूज़ किया है। इस सब्जेक्ट पर मैंने एक सीरीज़ चलाई है जिस पर हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है, जिसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज हम थर्ड यूनिट करेंगे जिसमें हम बजट के बारे में जानेंगे। थर्ड यूनिट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया। इसमें बेसिकली हम बजट के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, बजट की हिस्ट्री को जानेंगे और इंडिया में किस तरीके से बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसको जानेंगे। आप सब बजट से परिचित होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया था संसद में, भारतीय संसद में भारत के लिए। तो बजट आप जानते हो, वित्तीय खर्च किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, उसके लिए एक ब्यौरा तैयार किया जाता है लोगों की भलाई के लिए, पैसों का सही ढंग से व्यय हो सके उसके लिए। स्ट्रक्चर इस यूनिट को पढ़ने के लिए हमारा रहेगा, पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन बजट की मीनिंग और डेफिनेशन जानेंगे कि आखिरकार भाई ये बजट है क्या। फिर जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स की बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। आखिरकार हमारे घर में भी बजट बनता है। जब पापा की सैलरी आती है मंथली, तो उस सैलरी को एक साइड मम्मी रखती है एंड देखती है कि 1,000 रुपये का सिलेंडर आएगा, उसके लिए 1,000 अलग निकालने हैं, सब्जी वगैरह के लिए 2 से 2,500 अलग निकालने हैं महीने के, एंड जो तेल दाल वगैरह कुछ है उसके लिए अलग से मान लीजिएगा 7 से 8,000 अलग निकाल लेते हैं और 2,000 सेव करते हैं, वो सेविंग होती है। तो बजट कुछ इसी तरीके का होता है कि बजट हम समझेंगे कि हमें बजट की ज़रूरत क्यों है। मैंने जो फैमिली के लिए बजट का आपको एग्जाम्पल दिया वो सबसे इजी एग्जाम्पल है कि बजट क्या होता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बजट की विशेषताएं क्या है, वो भी हमें जाननी है। अगर बजट किसी चीज़ का कोई उद्देश्य होता है, किसी को हम जानते हैं, तो उसकी विशेषताएं भी तो होनी चाहिए। बिना विशेषताओं की चीज़ें क्या कार्य की। ओके, कुछ काम की नहीं है, तो विशेषताओं को जानेंगे। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग की प्रिंसिपल क्या है, एक बजट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैसे किया जाना चाहिए और किस तरीके से बजट को मैनेज करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ द बजट की, लाइक सोशल लाइफ पर, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है बजट का, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती है समाज की बजट के कारण। हिस्ट्री जानेंगे बजट सिस्टम की इंडिया में, कि इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था बजट एंड क्या ज़रूरत थी इसकी। बजट सिस्टम इन प्री कॉलोनियल पीरियड, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले बजट सिस्टम क्या था। बजट सिस्टम इन कॉलोनियल पीरियड माफ़ कीजिएगा, प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब कि जब भारत उपनिवेशवादी जाल में नहीं फंसा था, मतलब भारत एक कॉलोनी नहीं था, तब बजट कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन कॉलोनियल पीरियड की उपनिवेशवाद के दौरान बजट कैसा था। फिर बजट सिस्टम इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, लाइक कि कॉलोनियल जब अंग्रेज चले गए तब बजट क्या था, एंड बजट साइकिल के बारे में जानेंगे। एंड देन कंक्लूजन होगी। यहाँ पर ये जो बजट यूनिट है थर्ड, वो बहुत लंबी यूनिट है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है और दोनों ही पार्ट लंबे हैं, तो वीडियोस लंबी हो सकती है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद द चैनल, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस बनेगी तो वो होंगे आप, मुझे पता है, लेकिन मार्क्स में आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ बता दूं कि बजट क्या होता है, बजट में आपको एक एग्जांपल के साथ बता दूं कि भाई बजट वो होता है कि जब मान लीजिएगा, आपको एक एग्जांपल जैसे मैंने पहले दिया, आपके पापा की 10,000 सैलरी आती है, उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, और वो जब हम बता देते हैं कहाँ कहाँ करना है, किस एक्सपेंडिचर पर करना है, फिर वो बजट कहलाता है। इतने से मैं आपको छोड़ दूँ कह के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 पेजेस में आपको एक आंसर लिखना होगा। 3 से 4 पेजेस। अब मैं सिर्फ आपको एक फैमिली का उदाहरण दे के छोड़ दूँ तो आप क्या उस फैमिली का उदाहरण लिख लेंगे। मान लिया आपने एक पेज में पूरा वो उदाहरण लिख लिया, तो फिर बाकी कहाँ से लाओगे। इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ना बेटर रहेगा। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। The process of adjusting the income expenditure
हैज़ बिन द जनरल ट्रेंड ऑफ ह्यूमन नेचर। सो देखिएगा, एक प्रोसेस जो एडजस्ट करता है इनकम को कि कहाँ कैसे और क्यों व्यय करना है, हमें क्यों क्या कब खरीदना है, तो ये कॉमन सा जनरल ह्यूमन नेचर है, मानव का अपना आदत है। एक सिंपल भाषा में कहे तो नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग बट द गवर्नमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ ऑल्सो ट्राई टू एडजस्ट देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। देखिएगा, अब आप बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे पास तो पैसे आते हैं तो मैं तो यहाँ वहाँ कहीं पर भी उड़ा देता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ पैसे उड़ाने से पहले, या फिर मैं देखती नहीं हूँ पैसे कहाँ खर्च करने उससे पहले। तो देखिएगा, एक ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं कि नहीं करता बजटिंग सिस्टम पर बिलीव, लेकिन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्यों? गवर्नमेंट को बहुत बड़ी जनसंख्या को एक साथ लेकर चलना है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनको अपना बजट तैयार करना पड़ता है। आप आईपीओ देखते होंगे कि इस कंपनी का आईपीओ बहुत आगे बढ़ चढ़ कर आया, इस कंपनी के शेयर आगे बढ़ रहे हैं एक्सेट्रा। उसको मैनेज करने के लिए कंपनीज को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बजट बनाना पड़ेगा। एनजीओज को क्यों? एनजीओज को बहुत फंड मिलता है। अब उस फंड को कहाँ किस तरीके से क्यों इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, उसके लिए बजट की ज़रूरत है। सो इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं वो बजट कहलाता है। ओके, आई होप कि आपको ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है समझ आ चुकी होगी। A single item of public expenditure or revenue cannot be examined separately। So देखिएगा, एक छोटी सी छोटी सिंगल आइटम भी जो होगी पब्लिक एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू की, उसे अलग से एग्जामाइन नहीं किया जा सकता, उसे अलग नहीं किया जा सकता बजट से। क्यों? While public expenditure is the goal of public welfare, on the other hand the taxes are passed on the taxpayers। So देखिएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? अगर देखिए, आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो वहाँ कोई सामुदायिक भवन बनेगा। अब सामुदायिक भवन को बनाने के लिए क्या बनेगा? पहले बजट कि कितने करोड़ या कितने लाखों में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जानी चाहिए। ओके, सो उसके लिए पहले एमएलए, एमपी जो होंगे, निगम पार्षद होंगे, वो किसी जगह को चुनेंगे, देन उस पर देखेंगे कि कितने लाखों का, करोड़ों का खर्चा होगा, वो किसके वेलफेयर के लिए होता है। उस पब्लिक जो एक्सपेंडिचर होता है उसका गोल क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, लोगों को सुविधा पहुंचाना। और दूसरी ओर जब हम टैक्स की बात करते हैं तो जो टैक्स दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टैक्स पेयर के फायदे के लिए ही यूज़ किया जाता है। The financial arrangements of the government, utility and inefficiency of the implementation of the activities, welfare and cost should be balanced। So देखिएगा, अब कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई एनजीओ है या फिर कोई सी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अगर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स जो होगी, जो पैसों का बंटवारा होगा या खर्चा होगा, उसको अगर एक लिमिट के अंदर किसी अच्छी एक्टिविटी में उसको इम्प्लीमेंट बैलेंस रूप से नहीं किया जाएगा कि कहाँ कितना खर्च होना चाहिए, अगर उससे ऊपर खर्च हो रहा है तो किस तरीके से बचाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर पैसों की बर्बादी होगी। तो उसे ही बैलेंस करने के लिए बजट बनाया जाता है। बजट पर हमारा फोकस रहेगा। यहाँ पर जितनी भी बात हम करेंगे बजट से रिलेटेड करेंगे। सब्जेक्ट अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो तो आप तो वेल नोन जानते हो बजट को कि बजट क्या है। ओके, सो ह्यूमन वांट्स टू मेक मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू अचीव डिसेंट लाइफ। सो देखिएगा, ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या चाहते हैं? मनुष्य क्या चाहते हैं? मनुष्य चाहते हैं कि उनके पास जितना भी रिसोर्स है, मान लीजिएगा अगर 10 एक व्यक्ति के पास, मान लीजिएगा एक फैमिली में 10 सेबाएँ हैं और व्यक्ति है 8। ओके, माफ़ कीजिएगा, इससे लिख दिया मैंने, 8 व्यक्ति है। तो यहाँ पर अब ये जो हेड होगा इस फैमिली का, वो डिवाइड करेगा कि किस तरीके से एप्पल्स को बांटा जाए। 2 एप्पल जो बचेंगे वो कहाँ पर यूज़ किए जाए। ये 2 एप्पल सेविंग के हैं, 808 तो खैर बट जाएंगे 8 फैमिली मेम्बर में, तो इनको सेव करना और इनको ध्यान से सबको, किसी को बुरा ना लगे और सभी को हिसाब से बांटना अपनी चीज़ों को। सो वही एक प्लानिंग ही बजट कहलाती है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। एंड विद एटलीस्ट टाइम
एंड एफर्ट टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। सो यूज़ कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट, लाइक बचत के ऑब्जेक्टिव होता है सबसे मेन कि बजट की सहायता से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कहाँ कितना क्यों खर्च करना है एंड कितनी बचत होगी, इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें हमें बजट की सहायता से पता चल जाती हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द बजट इज़ अ टूल थ्रू विच द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्स इट्स फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन प्लान। सो देखिएगा, हमने जहाँ तक पढ़ा उस हिसाब से यहाँ पर हम एक अंतिम डेफिनेशन पर आ जाते हैं बजट की, कि द बजट इज़ अ टूल, बजट एक टूल है जिसके सहारे हम एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए या आने वाले समय के लिए, कि आने वाले समय में हम कितना, कहाँ और कैसे खर्च करेंगे, यही तो बजट है। अब द बेसिक पैरामीटर्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सो द बेसिक पैरामीटर्स डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। सो देखिएगा, जो बेसिक पैरामीटर है बजट के, वो उसके उद्देश्य पर डिटरमाइन करते हैं कि आप कहाँ पर कितना अपना खर्चा करना चाहते हैं। एफर्ट्स आर मेड टू एस्टेब्लिशिंग कंबाइंड इफेक्ट इन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिएगा, जो एफर्ट्स है वो किए गए हैं कि जो कंबाइन इफेक्ट है सभी जगह सभी डिपार्टमेंट में एक तरीके के हो। मान लीजिएगा कि रेलवे मिनिस्ट्री है, तो इस बार क्या हुआ है, इस बार के बजट में जो 2023 का बजट फरवरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है एवरी ईयर, सो यहाँ पर जो आम नागरिक थे उनको टैक्स में छूट दे दी गई है। पहले क्या हुआ करता था कि 2 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो 2 लाख से ऊपर जितना भी कमाएंगे उस पर टैक्स लगता था। तो मिडिल क्लास के लिए 2 लाख बहुत, मतलब कि मान लीजिएगा उसके ऊपर टैक्स देना बहुत मुश्किल पड़ता था, क्योंकि 2 लाख तो एक कॉमन व्यक्ति भी कमा लेता है एक साल के अंदर। लेकिन हालांकि इंडिया में छुपाई जाती है सैलरी, ये तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। अगर लोग अपने ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे तो इंडिया डेवलप हो सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो भ्रष्टाचार है, मैं सभी नेताओं को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ नेता है जो भ्रष्टाचारी होते हैं, तो अगर भ्रष्टाचार इंडिया के अंदर ख़त्म हो गया तो इंडिया को कोई रोक नहीं पाएगा, इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। अभी कुछ हद तक भ्रष्टाचार रुका है मोदी गवर्नमेंट के कारण, तो देखिए इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इंडिया आज विश्व गुरु बनने की कगार पर है। सो अगर इंडिया में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया और सब ईमानदारी से अपना कार्य करने लगे तो इंडिया बहुत आगे तक जा सकता है। सो देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, पहले हम बात कर रहे थे कि आय कितनी थी। सो अगर एक व्यक्ति पहले 2014 से पहले अगर कोई व्यक्ति 2 लाख कमाता था तो उसे उस पर टैक्स देना पड़ता था। फिर मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने इस पर रिसर्च की, एनालाइज किया इसको, और फिर इन्होंने 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया कि अब कोई व्यक्ति अगर 5 लाख कमाता है तो उसे टैक्स देना है, और अगर 5 लाख से कम कमाता है साल में तो उसे टैक्स नहीं देना। लेकिन इसको भी दोबारा एनालाइज किया गया और इस साल के बजट में इसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। तो यही तो बजट है कि व्यक्ति के आय और खर्चों को देखते हुए उसमें परिवर्तन किया जाए, उसमें लाइक क्या उनको ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को देखते हुए पैसों को खर्च किया जाए, तब वही तो बजट है। बजट हमें यही तो सिखाता है। In short, the future plan of administration is prepared after analyzing the past result and experiences and considering the current trends under the budget. So देखिएगा, जो मैंने आपको बताया 2 से 5 लाख, 5 से 7 लाख, सो यहाँ पर क्या है कि बजट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। बजट प्रिपेयर किया जाता है प्रीवियस जो एक्टिविटीज़ है, एक्सपीरियंस है और उसके रिजल्ट है, उसको एनालाइज करके और करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बजट को प्रिपेयर किया जाता है। बजट हैव बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वाइड ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। सो अब बजट क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन चुका है और कुछ सालों से बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स बजट बन चुका है। मान लीजिएगा, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोनॉमिक्स की, बजट की, देन आपको बजट को समझने में बहुत मुसीबत होगी। बजट एक बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आ चुकी है। देखिए, AI आ चुका है तो अब सभी चीज़ कॉम्प्लेक्स हो रही है और समय के साथ जो अब परिवर्तन लाइक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो उसको दिक्कतें आएगी। अकॉर्डिंग टू ग्लैडस्टोन के हिसाब से इट इज़ नथिंग लॉन्गर ओनली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स
but in a thousand of ways goes to the roots of the prosperity of individuals, the relation of classes and strength of kingdom. So यहाँ पर ग्लैनस्टन कहते हैं, इट इज़ नथिंग लॉन्गर, यहाँ पर कुछ भी लंबा नहीं है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ओके, बट इन थाउजेंड ऑफ वेज गोज टू द रूट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, की बहुत सारे वेज है प्रॉस्पेरिटी के रूट में जाने के लिए एक इंडिविजुअल के पास, बट द रिलेशन ऑफ क्लासेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ किंगडम, बट वो कहाँ से आती है, जो स्ट्रेंथ होती है किंगडम की, क्लासेस की, उससे. Therefore, the budget makers are now concerned now only with financial matters, not only with financial matters, that is with the balance of expenditure and revenue, but also with economic, political, social and administrative nature. A budget can be serve many purpose. So देखिएगा, अब जो लॉ मेकर है, बजट मेकर है, तो वो चिंतित है ना सिर्फ फाइनेंशियल मैटर के लिए कि हम इन पैसों का कहाँ खर्चा करेंगे, बल्कि दूसरे जो मैटर है उनको बैलेंस करने के लिए भी, जैसे कि रेवेन्यू के मैटर हो गए, इकोनॉमिक तो सेम वही बजट में आ जाएगा, पॉलिटिकल राजनीतिक जो मैटर है वो भी बजट की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश की जाते हैं, सोशल जो सामाजिक नेचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, उन सभी को बजट की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस और मीनिंग को जानेंगे बजट की. सो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं खुद अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा. एंड देन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप वीडियो देख लो, या तो वीडियो से पहले आप इस चैप्टर को एक बार अपने जो SOL का PDF है या फिर जो हार्ड कॉपी आपको मिल चुकी है वहाँ से पढ़ लीजिएगा. क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. देन आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा, आपका माइंड ओपन रहेगा, आप लिंक कर पाएंगे चीज़ों को. सो अब यहाँ पर हम डेफिनेशन और बजट की जो मीनिंग्स है अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई है उसको समझेंगे. सो द बजट बेसिकली डील्स विद फ्यूचर projections of income and expenditure, in which the future strategy of administration is prepared by taking the work and data executed in the past as the basis and analyzing द करंट एक्टिविटीज़. जो बजट के बारे में हमने देखा कि बजट क्या होता है, एक इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है उसको प्रीवियस के जो डेटा होते हैं उसको एनालाइज करके फ्यूचर के लिए तैयार करना बजट कहलाता है. ओके, सो करंट एक्टिविटीज़ और जो पास्ट की एक्टिविटीज़ है उसको एनालाइज करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं जो डेटा, उसे फ्यूचर के लिए जो डेटा हम प्रिपेयर करते हैं इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वही तो बजट है. द वर्ड बजट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बॉजेट. ओके, सो जो बजट वर्ड है वो डेराइव्ड किया गया है कहाँ से, फ्रेंच वर्ड बॉजेट से. द फर्स्ट यूज़ ऑफ द वर्ड बजट इन द मॉडर्न सेंस वॉज इन 1733 when the finance minister of England presented the document related to his financial proposal to the House of Commons, Lok Sabha. For the first time, it was said as a joke that the finance minister gave his budget from leather manufactured bag open. सो देखिएगा, ये कहा जाता है कि 1733 में बजट वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया गया था. कहाँ पर, इंग्लैंड के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जब वो लोकसभा में, उनकी जो लोकसभा है वो फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो प्रपोज कर रहे थे लोकसभा में, उनकी हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है उनकी लोकसभा में, और उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था बजट जो बजट शब्द है वो मजाकिया लहजे में बोला था, और वो एक लेदर बैग की सहायता से वो बजट इंट्रोड्यूस कर रहे थे उस कालखंड में, उस समय. फ्रॉम द सेम डे द वर्ड बजट स्टार्टेड टू बी यूज्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर. सो उस दिन से क्या हुआ कि बजट वर्ड जो था वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एनुअल इनकम जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए बजट वर्ड का यूज़ होने लग गया. द बजट सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन द पोस्ट मिडिवल एरा. सो बजट सिस्टम कब डेवलप्ड हुआ था, पोस्ट मिडिवल एरा. पोस्ट मिडिवल एरा मतलब कि लगभग मिडिवल एरा के बाद, मतलब कि 1600 से 1700 शताब्दी के आसपास. इन दिस पीरियड आर्बिट्री गवर्नेंस वॉज फाउंड इन इंग्लैंड एंड यूरोप. सो यहाँ पर क्या था इस पीरियड में कि आर्बिट्री जो गवर्नेंस थी वो इंग्लैंड और यूरोप में
पाई जाती थी। द बजट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बट इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द किंग्स पर्सनल सब्जेक्ट एंड स्टेट सीक्रेट। सो देखिएगा, जो बजट है वो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और फाइनेंस के बारे में डेटा देते हैं। बट ये किंग जो था इंग्लैंड में, तो किंग होता है, जैसे कि अभी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई कुछ महीनों पहले। सो किंग का ये पर्सनल सब्जेक्ट होता है जो स्टेट के सीक्रेट से रिलेटेड होता है। ओके, देखिएगा, जो बजट होता है, बजट को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो बजट को प्रिपेयर करते हैं उनको अपने घरों तक नहीं जाने दिया जाता। क्यों? क्योंकि बजट एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, क्योंकि अगर बजट लीक हो जाता है तो गवर्नमेंट मुसीबत में आ जाती है। ओके, सो मार्केट ना क्रैश होने लग जाती है। तो बजट को बहुत अच्छे से ध्यान से इसको संभाल कर रखा जाता है जब तक इसे प्रपोज नहीं किया जाता लोकसभा में। ओके, जो बजट प्रिपेयर करता है उन लोगों को लॉक कर देते हैं गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी सीक्रेट जानकारी होती है बजट की। अब देखिएगा, बजट इतना इम्पोर्टेंट होता है सीक्रेटली। सो देखिएगा, अब बजट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि कोई कंपनी ए है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 50 रुपये में बिक रहा है। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट जो 50 में है, इस पर जो एनालाइज किया है बजट में गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट में ने पाया कि ये 50 रुपये बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के, तो इस कंपनी के 50 से हटाकर 15 रुपये कर देने चाहिए। तो अगर ये चीज़ इस कंपनी को पहले ही पता चल जाएगी तो कंपनी कुछ ना कुछ गोलमाल कर देगी। तो उसी सीक्रेट्स को बचाए रखने के लिए बजट के जो मेकर होते हैं वो कहीं ना कहीं इसे सीक्रेट रखते हैं। और जो बजट प्रिपेयर करने में जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनको कहीं ना कहीं घरों पर भी नहीं जाने दिया जाता है। बट ड्यूरिंग द वॉर इट बिकेम कंपल्सरी टू रिजॉर्ट टू टैक्सेस। सो वॉर के टाइम पे क्या हो गया, ये कंपल्सरी बन गया कि जो टैक्सेस है उसको रिजॉर्ट करना था। एज अ रिजल्ट एट सच टाइम्स द एलाइट वर गिवन the opportunity to express their views and reactions on revenue resources, especially on war. So देखिएगा, इसके कारण क्या रिजल्ट हुआ कि जो वेल्दी पीपल थे, एलिट पीपल थे, उनको नॉलेज थी फाइनेंस की, उनको पता था कि किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए फाइनेंस। तो उनके जो व्यूज़ होते थे, रिएक्शन होते थे रेवेन्यू रिसोर्सेज को लेकर कि किस तरीके से कहाँ यूज़ किए जाए, तो उनके व्यूज़ को वेलकम किया जाता था, स्पेशली ऑन वॉर के टाइम पे। So then the principle of no tax without representation was recognized at the time of the 1688 glorious revolution. So देखिएगा, एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, की अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो फिर टैक्स किसका भाई। 1688 में ये एक रेवोल्यूशन हुआ था जो कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। But at that time, all administrative expenses were not subjected to the parliamentary control. But उस समय क्या था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुआ करते थे वो डायरेक्टली पार्लियामेंट की कंट्रोल में नहीं थे, पार्लियामेंट संसद के कंट्रोल में नहीं थे। फुल लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर फाइनेंस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन दिस सेंचुरी। सो देखिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन पर फुल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है, इसी सेंचुरी में इस्टेब्लिश्ड किया गया, स्थापित किया गया। Thus the concept of budget as a central tool of financial direction and control is relatively new. So जैसा हम जानते हैं कॉन्सेप्ट बजट का कि सेंट्रल टूल है फाइनेंशियल डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और जो रेवेन्यू है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये बिल्कुल न्यू है। The budget plan and budget document is a blueprint of the future work to be done by the government. So budget plan या फिर budget जो डॉक्यूमेंट है बजट का, वो एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर आप कह दीजिए एक एक्सप्रेस वे होता है जिस पर चलकर गवर्नमेंट कुछ अपने जो कार्य है वो करेगी। मतलब कि क्या करना है हमें फ्यूचर में, कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है बजट की सहायता से। देयर इज़ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ the allocation of budget instrument, proposed taxes to be levied,
लेवाइड और द मेजर टू बी टेकन। सो देखिएगा बजट में क्या नॉर्मली यही बताया जाता है कि कौन से मेजर्स अब गवर्नमेंट लेगी, कितना टैक्स कितनी आय पर लगेगा एट्सेट्रा, ये सब बजट में बताया जाता है। द बजट हैज़ बिन डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स इन डिफरेंट टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट विच आर फेलोज। सो देखिएगा जो बजट है उसको डिफाइन किया गया है डिफरेंट स्कॉलर्स द्वारा डिफरेंट टाइम जोन में और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। सो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है ही स्टेटेड in his 1941 budget speech that the budget is merely a description of the work done by the government to the public in the form of budget, and it is the only detail of the amount provided in the form of tax to the government by citizens। so देखिएगा प्रेसिडेंट जो थे रूजवेल्ट, उन्होंने 1941 के अपने बजट के भाषण में अपने पार्लियामेंट में कहा था कि जो बजट है वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है उस काम का जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक के लिए किया जाता है, और जो बजट है, बजट के अंदर जो पैसे आते हैं, जो फाइनेंस आते हैं, वो क्या होता है, वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उस गवर्नमेंट के अंडर आने वाले लोगों के द्वारा या फिर उस देश के लोगों द्वारा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जे पॉइस, सो जे पॉइस के हिसाब से बजटिंग इज द प्रोसेस by which the financial policy of a government agency can be decided and governed। so budget एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से जो फाइनेंशियल पॉलिसी होती है एक गवर्नमेंट की या एक एजेंसी की, वो डिसाइड की जाती है और उसके हिसाब से फिर जो लागू करना होता है, गवर्न करना होता है गवर्नमेंट को, वो होता है। अकॉर्डिंग टू जी जेज, budget is a forecast and an estimated of all the public receipts and expenses and for certain expenses and receipts and authorization to incur them and to collect them। so देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो जीजेज है वो कहते हैं कि बजट एक रिसिप्ट है, फोरकास्ट एस्टिमेटेड पब्लिक रिसिप्ट है, जहाँ पर उनको पता चल जाता है कि इस रिसिप्ट की सहायता से उन्हें क्या क्या मिलने वाला है और उस रिसिप्ट की सहायता से जो उन्हें मिलने वाला है उस चीज़ को वो ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टॉर्म, budget is a document containing a preliminary approved plan of public revenue and expenditure। so सबसे बेस्ट जो है और सबसे ईजीएस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रिलिमिनरी अप्रूव्ड प्लान को बताता है, मतलब कि गवर्नमेंट पहले से ही फ्यूचर के लिए जो प्लान्स बनाती है उसे बताता है, किसके लिए, पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिए, कहाँ कितना कैसे खर्च किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिमॉक, बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान समराइजिंग द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, स्टेटिंग अ करेंट प्लान एंड प्रोजेक्शन इज इट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। सो देखिएगा यहाँ पर डिमॉक द्वारा कहा गया है कि बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो लाइक एनालाइज करता है, समराइज करता है जो पास्ट के जो जितने भी एक्सपीरियंसेस है, एक्टिविटीज़ है उनको, और प्रेजेंट में चल रही जो ट्रेंड है उसको, एंड फ्यूचर के लिए उसको आगे बढ़ाने का एक साधन है बजट। अकॉर्डिंग टू मुनरो, बजट इज़ अ प्लान ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द इनकम फिजिकल ईयर। सो बजट एक ऐसा प्लान है जहाँ पर हम अपनी इनकम और फाइनेंसिंग को एक फिजिकल ईयर के लिए बैलेंस कर सकते हैं कि कहाँ कितना खर्च करेंगे। सभी का बेसिकली एक जैसा ओपिनियन है बजट पर। दिस इन्वॉल्व्स एन आइटमाइज्ड एस्टिमेट ऑफ ऑल रेवेन्यूज ऑन द वन हैंड, ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन द अदर। सो देखिएगा यहाँ पर देखा जाता है, ये एस्टिमेट करता है रेवेन्यू को कि कहाँ पर कितना कैसे खर्च करना है, किस एक्सपेंडिचर पर, कहाँ पर किस फील्ड में हमें कितना खर्च करना है। और अगर मैं मेरी डेफिनेशन बताऊँ तो बजट एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से सरकार, ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज और अनेक एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बेसिक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है फैमिली, ये सब अपने खर्चों का एक निर्धारण करते हैं कि कहाँ कितना और कैसे खर्च किया जाएगा। तो मैं बजट को इस तरीके से समझता हूँ। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा एक स्कॉलर नहीं हूँ, आई होप कि मैं भी एक स्कॉलर बनूंगा और मेरे द्वारा दी गई डेफिनेशंस को भी लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो पोजीशन मैंने हासिल नहीं की है, फिर भी एक डेफिनेशन मैंने भी इंट्रोड्यूस कर दी। सो अकॉर्डिंग टू Willoughby, it is at once a report and estimated and proposal। so जो Willoughby है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो बजट है वो एक रिपोर्ट है
जो एस्टिमेटेड प्रपोजल की होती है कि कब कहाँ कैसे खर्च करना है या फिर कहाँ कैसे निर्णय लेने हैं, किसको कितना टैक्स देना है एट्सेट्रा. It is a document through which the chief executive comes before the fundraising and fund granting authority and makes full report regarding the manner in which he or his subordinates have administered affairs during last completed year, in which he exhibited the present condition of public treasury, and on the basis of such information set forth his program of work for the year to come and the manner in which he hopes that such works shall be financed. सो देखिएगा ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो मेन व्यक्ति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है या फिर मान लीजिएगा फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अपने साथियों के साथ देखेगा, उसके द्वारा जो पिछला बजट होगा उसको एग्जामाइन करेगा, उसको एनालाइज करेगा एंड उसके ऊपर देखेगा कि कहाँ कितना खर्च किया था और कहाँ पर कमी रह गई थी एडमिनिस्टर अफेयर्स में, और लास्ट ईयर जो हमने कंप्लीट किया वहाँ कितनी कहाँ कैसे ज़रूरत थी, उसको एनालाइज करने के लिए एक दूसरे नए साल के लिए कोई प्रपोज़ल तैयार करता है. फाइनेंशियल प्रपोज़ल जो तैयार करता है वो बजट कहलाता है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एस हरमन, फॉर एन इकोनॉमिस्ट the budget significantly influences the economy. A politician has to criticize the government's action or defend party's program. The businessman would be shown a vehicle with a budget, a means for a public servant to demonstrate his or her suffering. A budget to an administrator is a means of formal movement and administrative discipline over all footsteps. A citizen's budget is a form of government's program, activity, government finances and tax burden on it. So देखिएगा यहाँ पर रॉबर्ट हर्मन है, वो यहाँ पर अलग अलग तरीके के बजट बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए बजट का क्या क्या मतलब होता है. तो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट होता है, जो अर्थशास्त्र का ज्ञानी होता है, उसके लिए बजट क्या है? उसके लिए बजट है एक इकोनॉमी, ठीक है, कि जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमी जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को. एक इकोनॉमिस्ट के लिए बजट ये है. एक पॉलिटिशियन के लिए बजट क्या है? क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट के एक्शन को और डिफेंड करना अपनी पार्टी के प्रोग्राम को. अभी जो बजट तैयार किया तो विपक्षी जो पार्टी थी और उनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए. अगर विपक्षी पार्टी को कोई बुरी चीज़ दिखती है बजट में तो क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका होती है. लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो किसी नीतियों को हमेशा क्रिटिसाइज करना ही जानते हैं. सो क्रिटिसाइज, जैसा कि बजट आया तो उसके बाद यहाँ पर बजट जब इंट्रोड्यूस किया गया निर्मला सीतारमण जी द्वारा, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है करंट, उनके द्वारा, तो विपक्षी पार्टियों ने इसे कहना स्टार्ट कर दिया कि ये जो बजट है वो 2024 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है. हालांकि ये कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं है. अगर क्रिटिसाइज करना ही है तो अच्छे तरीके से कीजिएगा. क्यों? क्योंकि ये बजट जो होता है आम नागरिकों से जुड़ा होता है, उनके जीवन यापन से जुड़ा होता है. अगर पॉलिटिशियंस सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो गलत है. ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक के भले के लिए अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई है तो उसको हाईलाइट कीजिए, ना कि इलेक्शन से जोड़ कर देखिए. सो द बिजनेस वुड बी सोन. अगर एक बिजनेसमैन है तो बजट को कैसे देखेगा? बजट को एक व्हीकल के रूप में देखेगा. अ मीन्स फॉर पब्लिक सर्वेंट और डेमोन्स्ट्रेट हिज और हर सफरिंग. ओके, देन एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बजट को किस तरीके से देखेगा? एक फॉर्मल मूवमेंट के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन के रूप में, जहाँ पर उसने बजट को प्रिपेयर करने में कितनी मेहनत की है. एक सिटीजन बजट को कैसे देखेगा? आप, मैं और आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन बजट को कैसे देखेंगे? एक लालसा भरी आंखों से देखेंगे कि इस बजट में हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या फ़ायदा दिया जाएगा, और दूसरी बात कि हम पर कितना टैक्स डाला जाएगा, कितना टैक्स हमें पे करना है. बट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मोस्ट बजट्स इज दैट इट हाईलाइटेड ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग. सो लेकिन जो इन बजट्स का जो मेन वेरियस और पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है वो हाईलाइट होता है कब? जब बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में. व्हाट डज इट मीन बाय बजट? अब यहाँ पर
क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई बजट का क्या मतलब है, हम जान चुके हैं बजट क्या है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसको। बहुत सारी डेफिनेशंस भी पढ़ ली, उन सारी डेफिनेशन को लिख दो। बजट ही बताना है ना कि भाई अलग अलग स्कॉलर्स ने इस तरीके से बजट को बताया है, और वहाँ पर अपनी भी एक डेफिनेशन डाल दो। कुछ तो समझ बनी होगी कि बजट क्या है आपके, सो वो भी डेफिनेशन डाल दो अपने वर्ड्स में। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मिचिगन। Budget formulation generally refers to the process by which government agencies' financial policy is formulated and enactment is carried out on implemented। सेम वही चीज़ है कि बजट क्या है, बजट वही है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कितना कैसे व्यय करना है, फॉर्मुलेशन प्रीवियस को सीख कर पास्ट को सीख कर प्रेजेंट को सीख कर फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाना, वही तो बजट है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी होल्डर ब्यूरो ऑफ न्यूयॉर्क, the budget system is a systematic process by which information from past and present has to be collected, and based on term financial plans are prepared for future. After that it is reported how those plans were implemented। वही कि पास्ट और प्रेजेंट से सीख कर फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, फाइनेंशियल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ कैसे खर्च करना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना आने वाले सालों के लिए। देन दस इन द प्रेजेंट एरा द बजट हैज़ बिकम द मोटिवेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। तो अब क्या है, बजट एक मोटिवेटर के रूप में कार्य करता है। जैसे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये कोट मुझे बहुत इंस्पायर्ड करता है। तो इसी तरीके से बजट जो है वो भी मोटिवेटर का कार्य करता है। कहाँ पर, जो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी होती है वहाँ पर। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और लिमिटेड बाय टैक्स पॉलिसी इन द बजट। सो प्रोडक्शन जो है या तो इंक्रीज्ड किया जा सकता है या तो लिमिट किया जा सकता है, किसकी सहायता से, टैक्स पॉलिसी की सहायता से जो बजट में इंट्रोड्यूस की जाती है। क्लास डिस्पैरिटीज एंड वेरिएशन कैन बी एलिमिनेटेड और इरेडिकेट, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन बी रिड्यूस। सो देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर की जा सकती है बजट की सहायता से। जो वेल्थ का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बराबर भाग में जो धन होता है उसको नहीं बांटा जाता, उसको रिड्यूस किया जाता है और बराबर भाग में सभी को बांटा जाए, इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है। इन दिस वे द बजट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नेशन। सो इसी तरीके से जो बजट है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है समाज के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में। सो द नेचर ऑफ द वेलफेयर स्टेट कैन बी गेटेड from the huge expenditure incurred on social services under the budget। In short, a budget include the following information। so देखिएगा, बजट की सहायता से हमें सोशल वेलफेयर करने के लिए हमें एक आइडिया मिल जाता है किस तरीके से करना है। और बजट के अंदर ये सारी पॉलिसियाँ, ये सारे जो नियम हैं, इन्फॉर्मेशन हुए, वो मैटर करती है। जैसे कि न्यू स्कीम्स की, अब भाई जनता के लिए कौन सी नई स्कीम्स है, जैसे कि कुछ स्कीम्स थी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एट्सेट्रा, ये सब इंट्रोड्यूस की जाती है। ऐसी स्कीम्स, प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि एक प्रोग्राम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जहाँ पर नई संसद भवन बन रही है भारत की, और बननी चाहिए। क्यों, हम कब तक अंग्रेज़ों की निशानियों पर जीते रहेंगे, हमें खुद का भी तो कुछ होना चाहिए कि ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जो 2019 से 2024 तक जिनका कार्यकाल था, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनवाया गया था, देश के प्रधानमंत्री कब तक पढ़ेंगे कि ये ब्रिटिश वायसराय द्वारा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा बनवाया गया था, खुद का भी तो कुछ होना चाहिए। सो बेस्ट है कि भारतीय संसद बन रही है। मेजर्स एंड एक्टिविटीज़ प्रपोज्ड फॉर द करेंट एंड अपकमिंग ईयर, की एक्टिविटीज़ क्या होगी आने वाले सालों में और किस तरीके से होगी, वो सारी डिटेल होती है। रिसोर्स पोजीशन एंड इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, कितनी मात्रा में है और हमारी इनकम कहाँ से आ रही है, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एडिशनल टैक्सेस रेवेन्यू, की टैक्स से कितना पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, और अदर जो रिसोर्सेज है एडिशनल टैक्सेस रेवेन्यू से कितना आता है एट्सेट्रा। एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि हमने कितना कब कहाँ खर्च किया उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
economic, statistical and accounting data related to the financial and physical performances of various governmental institutions and organs. So इकोनॉमिक, स्टैटिकल और अकाउंटिंग डेटा बताना चाहिए कि जो उनकी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस थी वहाँ पर कितना पैसा किस तरीके से कहाँ क्यों खर्च किया गया। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजट के, उसके बारे में जानते हैं। आखिरकार उद्देश्य क्या है एक बजट का, एक बजट को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। द बजट सीक्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एट द लोएस्ट कॉस्ट। सो बजट क्या है कि जो एक व्यवस्था होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि गोल्स होते हैं जिन्हें अचीव करता है लोएस्ट कॉस्ट में, कम से कम पैसों में या कम से कम समय की लागत से उसे अचीव करने के लिए पहले से ही एक नीति बना दी जाती है। बजट का ये एक ऑब्जेक्टिव है। प्रेपरेशन ऑफ वर्क पॉलिसी, एडिटिंग और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस इन an effective manner, setting standards and doing comparative analysis with the actual performance, maximizing the benefits of administration and making communication strong and effective, etc. So एक like basically बजट का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो देखिएगा क्या है कि बजट कंपेयर किया जाता है प्रीवियस ईयर की बजट से, फिर वहाँ पर देखा जाता है कहाँ पर कमी हुई है, कहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस हुई है और उस कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकेगा, उस अच्छी परफॉर्मेंस को किस तरीके से और बेटर बनाया जा सकेगा, हमारी जो कम्युनिकेशन है अदर कंट्रीज़ के साथ उन्हें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इफ़ेक्टिव बनाया जाए, एट्सेट्रा। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बजट के। मैं budget can be considered as the main objective of these can be considered as the main objective of the government budget. So ये जो हमने देखा वो सब हम कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये बजट के मेन उद्देश्य होते हैं जो एक गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए जिन पर। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट आर, अगर दूसरे शब्दों में बजट के ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करें तो टू हेल्प एंड इन मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कि बजट क्या करता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्ट करता है। ओके, कोऑर्डिनेट एंड क्लियरली डिटरमाइन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी पावर को कोऑर्डिनेट करता है और बताता है क्लियरली कि किस तरीके से क्या और कब कैसे करना है। ओके, then by coordinating the activities of the department related to administration, an attempt is made to achieve the predetermined goal with minimum cost, time and effort. So coordinating कर लिया डिपार्टमेंट्स के साथ। अब यहाँ पर क्या है कि जो पहले से लक्ष्य तय किया गया है उसे अचीव करने के लिए बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, कम से कम लागत, टाइम और एफर्ट में जो गोल सेट किया गया है उसे अचीव किया जाए। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एट्सेट्रा। मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए उस प्रोसेस की। मान लीजिएगा कि किसी डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है, ओके, सो उस डिपार्टमेंट को किस तरीके से बचाया जाए, और किसी डिपार्टमेंट में बहुत फ़ायदा हो रहा है तो उसे और स्ट्रेंथ किस तरीके से किया जाए। ओके, सो इस तरीके से ये कार्य करता है बजट। अब यहाँ पर बजट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट्स क्या है, बजट क्या है। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द बजट हैव बिन आउटलाइंड बाय वेरियस स्कॉलर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। सो जो इम्पोर्टेंट फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है बजट की, वो वेरियस स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा बताए गए हैं। उसमें से कुछ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। द बजट रिलेट्स टू अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम विच कैन बी ऑफ शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। सो देखिएगा क्या होता है, बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। बजट एक लिमिट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो देखिएगा, अगर आज कोई बजट इंट्रोड्यूस किया गया तो वो अगले 1 साल के लिए बजट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक फिक्स टाइम है। ओके, देन क्या होगा कि इस फिक्स टाइम को हम इम्प्लीमेंट तो करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट मीडियम के लिए, लेकिन ये इम्पैक्ट डालता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग मतलब कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस बजट का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएगी। अब देखिए ना, 2 लाख से 7 लाख कर दिया तो 7 लाख का मतलब क्या, आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे
इसका फ़ायदा उठाएगी जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन होंगी, लॉन्ग टर्म का फ़ायदा है। सो इस तरीके से बजट क्या है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस पीरियड से भी आगे जाके लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी दे जाता है और घाटा भी दे जाता है। बजट पर निर्भर करता है कि बजट किस तरीके से बनाया गया है। ओके, बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। पढ़ चुके हैं कि बजट एक इम्पॉर्टेंट टूल है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एज वेल एज गवर्नमेंट, विच कैरीज आउट प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन इन हाईली इफेक्टिव मैनर्स, जो हाईली इफेक्टिव मैनर के साथ हमें बताता है कि किस तरीके से हमने प्लान किया है एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू को, फाइनेंशियल फिस्कल को, एंड कंट्रोल करता है जो इफेक्टिव मैनर में करना चाहिए उसे। बजट इज़ अ टूल टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल। बजट एक टूल है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, की बजट से क्या होता है, मान लीजिएगा पिछले साल का जो बजट है, सो इस साल के बजट को कंपेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता चलेगा हमने क्या क्या लूप होल्स थे पिछले साल के बजट में और इस साल क्या क्या इम्प्रूव किया गया एट्सेट्रा उसके बारे में। Thus, the budget is a measure in which positive deviations are accepted and negative deviations are neglected. So देखिएगा बजट एक ऐसा लाइक ऑब्जेक्ट है या फिर एक ऐसी पॉजिटिव डेविएशन है जहाँ पर जो नेगेटिव डेविएशन होती है उसे निगलेक्ट किया जाता है। निगलेक्ट मतलब कि छोड़ दिया जाता है, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस होती है, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। दिस इज़ अ फ्यूचर प्लान, कि ये किसके लिए, फ्यूचर भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। एफर्ट्स आर मेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि सारे ही डिपार्टमेंट्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो कोऑर्डिनेटली एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें, उसके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है बजटिंग के, कि बजट क्यों बनाए जाते हैं और क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल क्या चाहिए एक बजट के लिए। सो पब्लिसिटी, देयर शुड बी वाइड पब्लिसिटी ऑफ द बजट सो दैट द पब्लिक, न्यूज़पेपर एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कैन प्रेजेंट देयर व्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेस एंड और एक्सपेंसेस। सो देखिएगा पब्लिसिटी होनी चाहिए। पब्लिसिटी होगी न्यूज़ की सहायता से, स्कॉलर्स की, इकोनॉमिस्ट की सहायता से, न्यूज़पेपर्स की सहायता से। तो उससे क्या होगा कि जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी थी तो उनको उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और इसके बारे में व्यू भी रखने चाहिए इकोनॉमिस्ट को कि कहाँ पर क्या कमी रह गई और कहाँ पर किस तरीके से फ़ायदे हो गए। तो दोनों ही पॉइंट हमें देखने हैं। आंखें बंद करके सिर्फ फोकस नहीं करना कि भाई इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बजट तो भाई इस गवर्नमेंट में तो मुझे भरोसा है। नहीं, हमें दोनों ही चीज़ें देखनी है, नेगेटिव भी देखनी है, पॉजिटिव भी देखनी है, फिर एक कंक्लूजन पर आना है। तो पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। ड्यू टू द प्रॉपर पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन ऑफ द बजट द पब्लिक एंड जर्नलिस्ट कैन गिव देयर ओपिनियन अबाउट इट। सो पब्लिसिटी के कारण जो पब्लिक है और जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो लोग अपना व्यू दे सकते हैं उस बजट को लेकर कि कहाँ कितनी कमी रह गई, किस तरीके की क्या ज़रूरत है। ना सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट, अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो सब अपना व्यूज़ दे सके, और सभी को व्यूज़ देना चाहिए और इस पॉलिसीज़ में जोड़ना चाहिए सभी को। क्लियरिटी का मतलब कि बजट क्लियरली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि क्या कब कहाँ कैसे होगा। ये नहीं कि यहाँ पर कोई मैथमेटिकल फार्मूले यूज़ नहीं करने हैं हमें। सो एवरी सिटीजन शुड अंडरस्टैंड द बजट विद ईज ऑफ एफर्टलेसली। सो सभी को ईजिली समझ आ जाए बजट, सारे ही लोग समझ जाए। द significance of the budget is that it should be so clear that the citizens can understand it easily and can express their views. So clearly citizens जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो आसानी से बजट को समझ जाए और अपने जो व्यू है, चाहे वो क्रिटिक्स है या फिर चाहे वो उसके सपोर्ट में हो, वो क्लियरली बता सके। एक्यूरेसी, सो एक्यूरेसी एकदम सटीकता। All the information which are based on estimated budget should be submitted sequentially and in detail so that evaluation can be done easily. So यहाँ पर अगर कोई information दी जा रही है तो with fact and पूरी accurate होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा information हो और अच्छे से वो explain कर पाए। There should be an attempt to destroy the precision of the budget by hiding the fact, declaring the revenue low. So देखिएगा अगर रेवेन्यू लो है, लो रेवेन्यू डिक्लेयर करके जो फैक्ट होते हैं बजट के वो नहीं छुपाने चाहिए।
unity for the financial arrangements. All the expenses, all the receipts of the government should be collected in the common fund, separating revenue in the hallmark of an आइडल बजट. सो यूनिटी होनी चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और वहाँ पर जितना भी खर्चा हुआ वो सब एक साथ जोड़कर सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हुआ था, हमारे पास इतना बचा है और अब आगे आने वाले समय में ये करेंगे एटसेट्रा. ये ओके. कॉम्प्रीहेंसिवनेस. द एंटायर फिजिकल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कंक्लूडेड इन द बजट. सो जो पूरा ही फिजिकल प्रोग्राम है कि किस तरीके से इस साल गवर्नमेंट अपना व्यय खर्च करेंगी एटसेट्रा, वो कंक्लूड होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से, कॉम्प्रीहेंसिवली बता देना चाहिए जनता को. द बजट शुड बी अंडरस्टूड बाय द जनरल पब्लिक, की एक कॉमन नागरिक जो है, जो चाय की टपरी पर चाय पीते पीते भी बजट को अच्छे से समझा सके, एक इकोनॉमिस्ट के तरीके से. इतना अच्छा बजट होना चाहिए. ओके. एस्टिमेट्स ऑफ न्यू टैक्सेस एंड न्यू एक्सपेंसेस शुड बी मेड अवेलेबल टू द कॉमन मैन थ्रू द स्टडी ऑफ द बजट. सो जो नई एक्सपेंसेस और नई पॉलिसीज़ है वो कॉमन व्यक्ति तक बजट की सहायता से पहुंचानी चाहिए. न्यू लोन शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द बजट, कि कौन सी लोन्स एक व्यक्ति ले सकता है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए बजट में. Integrity. The fiscal program should be shaped in the same way as the legislature has made. So जो fiscal program है वो same way में होना चाहिए जैसे कि एक legislature की परंपरा होती है. With the spirit on which the budget has been formed should always be implemented with the same spirit. So जिस spirit में बजट बनाया गया है उसी स्पिरिट अर्थात जिस साहस के साथ और जिस उत्सुकता के साथ हमने बजट बनाया उसी उत्सुकता के साथ इसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. कई बार क्या होता है कि कंट्रीज़ जो है वो बजट तो बना लेती है कि हम इतना देंगे उतना देंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो नील बाटे सन्नाटा गुल, लोग गायब हो जाते हैं. बजट कहाँ है भाई, बजट तो हवा में उड़ रहा है, ऐसी बातें होने लगती है. तो बजट अगर जितने साहस और जितनी उत्सुकता से इंट्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसी उत्सुकता के साथ इसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. द एडमिनिस्ट्रेशन शुड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स set at time of the budget formation with complete honesty and efficiency. So एडमिनिस्ट्रेशन को जो ऑनेस्टी के साथ एफिशिएंसी के साथ बजट को फॉर्मेट करना चाहिए. Periodicity. So the government should have the right to only spend till the budget period. So गवर्नमेंट के पास राइट होना चाहिए कि बजट की रेखा, नीति निर्धारित जो रेखा है वहाँ तक ही अपने जो व्यय है, खर्चा है वो करे. डेट इज़ आफ्टर द फिक्स्ड पीरियड द मनी शुड बी रीऑथराइज्ड. सो फिक्स्ड पीरियड के बाद जो मनी ख़त्म हो जाती है तो उसे रीऑथराइज्ड कर सकती है गवर्नमेंट. फॉर दिस रीज़न द लेजिस्लेचर शुड पास द बजट इन टाइम. सो जो बजट है वो पास कर देना चाहिए लेजिस्लेटर को टाइम पर. ओके. अब सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑन बजट ऑफ बजट, कि सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है बजट के, उसके बारे में जानते हैं. Socio-economic implication of budgets. So in modern times, the budget plays an important role in the perspective of the social and economic life of a nation. So देखिएगा आज के दौर में क्या है, बजट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ में बल्कि सोशल जो लाइफ है, सामाजिक जो ज़िंदगी है लोगों की, उसमें भी. अब देखिएगा कि इकोनॉमी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है एक देश के लिए. अब देखिए अगर भारत और पाकिस्तान को हम कंपेयर करें, वैसे तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, पाकिस्तान कहाँ और भारत कहाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली. सो देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी आज जा रही है माइनस में. उनके वहाँ पर आटे की कमी होने लग गई है, खाद्य पदार्थ की कमी है, लोग भूखमरी से जुड़ रहे हैं. लेकिन वहीं इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया की इकोनॉमी हो रही है अप. ओके. सो ये सोसाइटी में किस तरीके से फ़ायदा, यहाँ के लोग अच्छे से खा पा रहे हैं, कोई भुखमरी नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल है, यहाँ पर इकोनॉमी अनस्टेबल है. दूसरी बात, खाने पीने की चीज़ें भरपूर है, उल्टा दूसरे देशों को सहायता पहुँचा रहा है. अभी तुर्की में देखिएगा भूकंप आया तो वहाँ पर सहायता पहुँचाई भारत ने. एंड भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है. यहाँ तक कि ब्रिटिश इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ दिया है. भारत ब्रिटिशर्स से भी आगे चले गए हैं. जिन्होंने हम पर राज किया था आज हम उनसे आगे निकल चुके हैं. सो देखिएगा ये कहीं ना कहीं समाज और जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रभाव डालता है बजट.
There was a time when the budget was merely a description of the projected wealth collection and expenditure. So पहले क्या था कि बजट सिर्फ एक ऐसा डिस्क्रिप्शन था जहाँ पर प्रोजेक्शन होती थी कि कितना कलेक्शन करना है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है और कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना व्यय करना है हमें. इट हैड टू ऑब्जेक्टिव्स. सो बजट के पास दो ऑब्जेक्टिव्स थे. फर्स्ट, दैट द गवर्नमेंट हैड टू डिटरमाइन हाउ मनी is it had to extract from the taxpayers pocket in order to run its work efficiently. So पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरीके से टैक्स पेयर के पॉकेट में से जो टैक्स की मनी है वो निकाली जाए और इसको इफ़ेक्टिवली वर्क में लाई जाए, किस तरीके से उन्हीं के भले में यूज़ की जाए. सेकेंड, द लेजिस्लेचर हैड टू गिव फंडिंग अप्रूवल. सो लेजिस्लेचर को यहाँ पर फंडिंग अप्रूवल देनी पड़ेगी. फंडिंग अप्रूवल मतलब कि अब रेलवे डिपार्टमेंट है, ओके, रेलवे डिपार्टमेंट को चाहिए 1500 करोड़. अब ये 1500 करोड़ कौन देगा? ओके, रेलवे डिपार्टमेंट को 1500 करोड़ कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री ही देगी, क्योंकि ये पैसे किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास, तो वही देगी. फाइनेंस की देख रेख कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो यही है कि लेजिस्लेचर के हिसाब से फंडिंग अप्रूवल की जाए. जिस डिपार्टमेंट को जितनी फंडिंग की आवश्यकता हो उस हिसाब से वह उस डिपार्टमेंट पर एनालाइज करे, फिर उस हिसाब से फंड प्रोवाइड करवाया जाए. And initially in the context they wanted to know the plan of the outlay. Similarly, in the days of free trade there was a simple assessment of the budget's income and expenditure. So देखिएगा, जब फ्री ट्रेड, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बहुत सुना होगा कि दो देशों के बीच होता है, जहाँ पर जो टैक्सेस होता है वो कस्टम टैक्सेस होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है एट्सेट्रा. सो जो फ्री ट्रेड है वहाँ पर ये सिंपल असेसमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है बजट, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है. With the acceleration of the concept of public welfare states in modern times, it has become necessary to increase the magnitude and type of government functions. तो देखिएगा, यहाँ पर अगर मॉडर्न टाइम की गवर्नमेंट को देखें और बजट को देखें तो यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए ये ज़रूरी बन चुका है कि जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसकी टाइप को गवर्नमेंट फंक्शन में. गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ नाउ कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी है हमारी ज़िंदगी से जुड़ी, वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती है. गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़. द गवर्नमेंट बजट इज़ अ ह्यूज टूल बाय विच पब्लिक रिसोर्सेज आर प्लान एंड कंट्रोल इन अ सच सिचुएशन. सो देखिएगा, गवर्नमेंट के लिए बजट एक ऐसा टूल है, एक बहुत बड़ा टूल है, जिसकी सहायता से जो पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं, जो जनता के संसाधन होते हैं, उसको प्लान किया जाता है कि कहाँ कैसे क्यों खर्च करना है और उसे कंट्रोल किया जाता है. Thus the budget is a tool for the conceptualization of governmental function. So गवर्नमेंट के लिए बजट एक टूल है जो कॉन्सेप्चुलाइज करता है गवर्नमेंटल फंक्शन को, विच आर एडजस्ट विद द एंटायर इकॉनमी ऑफ द कंट्री. सो जो पूरी इकॉनमी, जैसे कि इंडिया की जितनी इकॉनमी होगी उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा. दिस अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी एंड मटेरियल्स. सो बजट जो है वो अफेक्ट करता है एक ह्यूमन डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन को और साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ह्यूमन अचीवमेंट, एनर्जी एंड मटेरियल को. Through the budget, citizens understand what benefits they will get from government schemes and programs and how much tax they will have to pay. So बजट की सहायता से लोगों को जानने को मिलता है कि कौन सी गवर्नमेंटल स्कीम है जिसका फ़ायदा वे ले सकते हैं और उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके बारे में वो जानते हैं. Through the budget, many of demands, aspirations, needs and interests of the citizen are taken on priority and offering them in various programs. So बजट की सहायता से क्या होता है कि जो लोगों की आकांक्षाएं होती है, ज़रूरतें होती है और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो ध्यान में लिए जाते हैं और उनके हिसाब से जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, वो ऑफ़र किए जाते हैं लोगों को. The government's taxation policy seeks to reduce social inequalities and class discrimination by reflecting in the budget. So जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो
क्लास डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है उसे कम करने की कोशिश की जाती है बजट की सहायता से। जब द बजट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स of eradication of poverty, eradication of unemployment and reducing unequal distribution of wealth। so देखिएगा जो बजट की पॉलिसी है गवर्नमेंट किस तरीके से डायरेक्ट करती है या फिर बनाती है, वो ध्यान में लाती है पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को और जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का उसको, एंड देन वो बजट को बनाती है। अब thus if we see the socio-economic applications of the budget in the context of public welfare state, the role of state is too wide। अगर हम socio-economic application के हिसाब से बजट को देखें तो यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला इंस्टीट्यूशन है। अब हिस्ट्री जानते हैं कि बजट की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। देखिएगा हमने जाना कि इंग्लैंड में 1700 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड के पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। अब यहाँ पर इंडिया में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया बजट को, इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है उसको जानते हैं। सो इट इज़ ऑफन सेड बाय सम स्कॉलर्स दैट द बजट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न फिनोमेना, but in ancient and medieval India there was a provision of budget and that budget was made in huge detail। so देखिए कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि जो बजट है वो मॉडर्न इंडिया का एक फिनोमेना है, लेकिन हम इंडियन हिस्ट्री को जाने, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को जाने, प्राचीन भारतीय हिस्ट्री को जाने, सो वहाँ पर आप देखेंगे अर्थशास्त्री थे चाणक्य, जिनकी नीतियाँ आज भी बहुत फॉलो की जाती है। सो देखिएगा एंशिएंट इंडिया में कहा जाता है कि बजट जैसा कुछ हुआ करता था जो पूरी डिटेल के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता था। Unquestionably, the modern budget system was launched only after when the British government directly took over the reins of the country। so देखिएगा इस पर कोई भी दो राय नहीं है कि बजट कब लॉन्च किया गया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली भारत पर अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर दिया था, अभी तो उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इन इंडिया द स्टडी ऑफ इमर्जेंस ऑफ द बजट सिस्टम एंड द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स can be studied by dividing it into 3 period of convenience which is as follows। so अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बजट को जानने की कोशिश करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बजट को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तीन पार्ट्स कौन से हैं? प्री कॉलोनियल पीरियड अर्थात कि जो अंग्रेज आए उससे पहले बजट किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता था भारत में उस पीरियड में, एंड देन कॉलोनियल पीरियड जब अंग्रेज थे भारत में तब बजट का क्या हाल था, एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की जब अंग्रेज चले गए उसके बाद बजट किस तरीके से तैयार किया जाने लगा इंडिया में। सो इन तीन भागों को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हम प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में जानते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता था। It is known from various historical sources that there was an advanced budget system in ancient India। so बहुत सारे historical जो sources है और जो scholars है वहाँ से हमें जानने को मिलता है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से जुड़ी हुई एक ट्रेडिशन है, एक सभ्यता है जो कि चलती आ रही है बहुत ही लंबे समय से। The systematic confirmation of this fact comes from the अर्थशास्त्र written by Kautilya which describes the Mauryan administration। so जो फैक्ट के साथ अगर आपको किसी को बताना है कि भाई बजट तुम बोलते हो कि इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था, अरे हमारे भारत में तो प्राचीन काल से आ रहा है। अब सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि भाई तेरे पास क्या फैक्ट है, सबूत है तेरे पास? हाँ है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम कौटिल्य है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था या फिर उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ओके, कौटिल्य को तो उनकी जो अर्थशास्त्र है वहाँ पर हमें बजट के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड बजट सिस्टम। तो यहाँ पर हमें एक अच्छे बजट के सिस्टम का एग्जाम्पल मिलता है। इट हैज़ इन डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स विच रिलेट टू मेंटेनेंस, सबमिशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट। सो यहाँ पर हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है मेंटेनेंस के बारे में, क्या कब कहाँ कैसे होना है उसके बारे में। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू कीप एन आई ऑन अकाउंट
of the opening balance in the treasury and all the current expenditure including the projects being run and the project being completed. सो देखिएगा हर साल यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो होते थे, प्राचीन काल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो सारे ही जितने भी खजाने होते थे उस पर अपनी नज़र रखते थे, अपनी एक्सपेंडिचर्स पर खबर रखते थे, जो खर्चा हुआ उस पर ध्यान रखते थे, एंड कहाँ कैसे क्यों यूज़ किया जाना चाहिए एट्सेट्रा सब ध्यान रखते थे उस कालखंड में. Along with this, the details of receipts coming from all the sources and the possible balance at the time of the year were kept all receipt and expenditure of revenue capital account in full and micro account. So along with जो हमें डिटेल्स मिलती है, so जितनी भी रिसिप्ट्स होती थी, सोर्सेज हुआ करते थे कि कहाँ कैसे कब खर्च हुआ है, वो सभी एक साथ एनश्राइंड किया जाता था, संजो के रखा जाता था माइक्रो अकाउंट्स के रूप में. All proposed new and investment oriented expenditure plans were made and include in the budget. So जो इन्वेस्टमेंट से ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर होता था वो प्लान्स किया जाता था और ये सब इंक्लूड किया जाता था किसमें, उस कालखंड के बजट में. Estimated for the coming year and actual results for the previous year were included in the account. So जो previous year का जो भी लेखा जोखा था वो इस बजट के अकाउंट में जोड़ा जाता था. The entire cabinet had a secret meeting in which they were reviewed and their accuracy, fullness and satisfactory nature were decided upon all subjects. So जो कैबिनेट होती थी वो सीक्रेट एक गुप्त मीटिंग करती थी जहाँ पर वो पूरे ही बजट को रिव्यू करते थे एंड एक्यूरेसी, फुलनेस, सेटिस्फैक्ट्री नेचर को वहाँ पर डिसाइड किया जाता था कि बजट किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए राज्यसभा में. राज्यसभा मतलब कि जो राजा की सभा होती थी वहाँ पर. Their task was to verify the actual data, check the conformity of the expenditure incurred by receipt and certificates, confirm that the value of every penny spent has been recovered. So देखिएगा उनका कार्य क्या था कि जो एक्चुअल डेटा होता था उसे कलेक्ट करना, कंफर्म करना कि हाँ भाई ये एक्सपेंडिचर या फिर ये मॉन्यूमेंट हमने बनवाया है तो क्या वो बन चुका है या नहीं, और एक एक रिसिप्ट को देखना और जो वो खर्च किया था क्या उसका एक एक पैसा वापस आया है या नहीं उस पर ध्यान देना. Whether or not he has performed his duty with honesty and efficiency. अगर हम देखें तो यहाँ पर कौटिल्य ने अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी और एफिशिएंसी के साथ पूरी की थी, पूरे ही विश्वास के साथ. In order to make the system effective, there was also a system of punishment and rewards. So एक सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर एक और सिस्टम था जहाँ पर पनिशमेंट जो सज़ा होती थी वो भी दी जाती थी और इनाम भी दिया जाता था. बुरे काम को पनिशमेंट, अच्छे काम को रिवॉर्ड, गिफ्ट. द पनिशमेंट्स एंड अवार्ड्स वर गिवन टू क्लर्क्स, हाई ऑफिशियल्स, सुप्रिटेंडेंट्स एंड इवन द ऑथर जनरल अलाइक, ऑडिटर जनरल अलाइक. सो देखिएगा जो पनिशमेंट और अवार्ड दिए जाते थे वो क्लर्क्स को, ऑफिशियल्स जो होते थे, हाई ऑफिशियल्स, सुप्रिटेंडेंट्स होते थे और ऑडिटर जनरल जो होते थे उनको दिया जाता था. अगर वो अच्छे कार्य करते थे तो उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे, बुरा काम में पनिशमेंट, सजा. द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर वॉज ऑल्सो नो डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द मौर्यन सिस्टम. सो अगर फाइनेंशियल सिस्टम देखें दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर का, तो उसमें भी हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता. उसमें भी लगभग मौर्यन काल के कुछ ना कुछ घटक देखने को मिलते हैं. दिस फैक्ट इज कन्फर्म्ड इन द राइटिंग ऑफ वेरियस हिस्टोरियंस विद रेफरेंस टू द रिंग्स ऑफ अकबर एंड जहांगीर. सो ये जो फैक्ट है वो कंफर्म किए गए हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स द्वारा विद फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस कि अकबर और जहांगीर के कालखंड में कैसे मैनेज किया जाता था बजट को. बजट सिस्टम कैसा था कॉलोनियल पीरियड में, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स भारत में थे, मौजूद थे, तब बजट सिस्टम कैसा था. आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इफेक्टिवली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए उसके बाद क्या था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो सीधा कंट्रोल में चला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. Till 1833, the presidencies of Bombay, Calcutta and Madras were independent in financial matters and there was no centralized financial system. So 1833 तक क्या था कि जो बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो स्वतंत्र थी
मैटर्स में, और वहाँ पर किसी सेंट्रल फाइनेंशियल सिस्टम का कोई दबाव नहीं था। वहीं अपनी जो पॉलिसीज़ में बनाते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उन्हीं अपने अंदर ही स्टेट्स बना रखे थे, एडमिनिस्ट्रेशंस बना रखे थे, वहीं पर सब कुछ होता था। दिस सिचुएशन चेंज्ड विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 as the right to supervise, direction and control all revenue was transferred to the Governor General of India and Council through this act. So 1833 में एक बड़ा बदलाव हुआ। 1833 में चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिसके कारण क्या हुआ, जो रेवेन्यू से रिलेटेड फाइनेंशियल जितनी भी पावर थी वो सीधी चली गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में। तो जो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी अब सेंट्रलाइज्ड हो गई। सेंट्रलाइज मतलब केंद्र के हाथ में आ गई। केंद्र मतलब यहाँ पर केंद्र के लिए कौन सबसे इम्पोर्टेंट था, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे मेन व्यक्ति हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जब इनका रूल था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1858 में, 1858 में, तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। एंड देन जब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट यहाँ पर राज स्टार्ट हो गया, तब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था, 1858 में वायसराय से रिप्लेस कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गया, वायसराय, 1858 में। और यहाँ पर 1833 में क्या हुआ था, लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पर जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी कार्य थे वो सारे सेंट्रलाइज्ड हो गए। द मेन इंटेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन, सो एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज ड्यू टू द वॉर। सो मेन इंटेंशन जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो थी कि टेरिटोरियल जो है, उनके टेरिटरीज जो है उसका एक्सपेंशन, उसको बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा ताकि वॉर लड़कर जीती जा सके। ह्यूज मनी वॉज रेमिटेड टू ब्रिटेन इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट टू द इंडियन डेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेलवे एंड इंटरेस्ट on civil and military expenses incurred by Britain in the name of Indian maintenance of office East India Company in India। सो देखिएगा बहुत ज़्यादा पैसे जो थे वो ब्रिटेन भेजे जाते थे भारत से। क्यों, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो हवाला देते थे कि भारत एक कर्ज तले दबा पड़ा है, भारत में हम रेलवे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिविल मिलिट्री इन सभी खर्चों में बहुत खर्चा हो जाता है, और जो मेंटेनेंस है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहाँ पर जो ऑफिसेज है उनके मेंटेनेंस में खर्चा हो जाता है। उसके बाद जाके ब्रिटिशर्स यहाँ से पैसे ब्रिटेन भेजा करते थे, जो कि हमारे ही पैसे लूट लूट के ले गए वो। After the revolution of 1857, there was chaos in financial administration। So 1857, जैसे कि मैंने बताया कि 1857 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नष्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और जो राज था डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा परिवर्तन आया। आफ्टर दैट ब्रिटिश एम्पायर टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल। सो ब्रिटिश एम्पायर ने अपने हाथों में ले लिया पूरा ही इंडिया का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, एंड द फाइनेंशियल सिस्टम बिकेम इन लाइन विद द सिस्टम प्रिवेलिंग इन ब्रिटेन। सो जैसे ब्रिटेन चाहता था वैसे फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में चलने लग गया। सो उनके हाथ का मान लीजिएगा कठपुतली बन गई। प्रोविजंस ऑफ हाईली सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वॉज मेड टू कैटर टू द इम्पेरियलिस्ट इंटरेस्ट। सो इम्पेरियलिस्ट इंटरेस्ट को देख करके जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड हो गई। द फर्स्ट फॉर्मल बजट इन इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन 1860 बाय सर जेम्स विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिएगा आप, कि जो पहला फॉर्मल बजट कॉलोनियल पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। द फाइनेंस मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो कौन थे, फाइनेंस मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। एट दैट टाइम देयर वाज नो इलेक्टेड लेजिस्लेचर इन इंडिया। सो 1860 के टाइम पर कोई भी इलेक्टेड लेजिस्लेचर इंडिया में नहीं थी। व्हेन द फर्स्ट मॉडर्न बजट वाज प्रेजेंटेड इन
India in 1860. The budget adopted by the government came into the effect from 1st May to 30 April. सो जो बजट अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ने वो इफेक्ट में कब आया, 1 मई से 30 अप्रैल के बीच. सब्सिक्वेंटली इन द बिगिनिंग ऑफ 1866 द फाइनेंशियल ईयर वॉज चेंज टू अप्रैल मार्च. सो जो बिगिनिंग थी 1866 की, उसमें क्या हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर था वो चेंज हो गया, अप्रैल से मार्च में जाकर चेंज हो गया. जो पहले मई से अप्रैल था वो अप्रैल से मार्च में हो गया, और आज भी वही चलता आ रहा है. फाइनेंशियल जो चेंज हुआ था वो आज भी चलता आ रहा है. एज इट वॉज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम प्रिवेलेंट इन ब्रिटेन. सो ये क्यों चेंज किया गया था, क्योंकि ये जो अप्रैल टू मार्च का सिस्टम था वो अकॉर्डेंस था कस्टम प्रिवेलेंट के, ब्रिटेन में जो इसका सिस्टम था उससे. द बजट वॉज नॉट इवन प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो बजट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी नहीं प्रेजेंट किया गया था इससे पहले. हाउएवर द बजट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द वायसराय काउंसिल अकाउंटेबल टू द काउंसिल इन स्टेट सेक्रेटरीज इन लंदन. सो अब यहाँ पर देखिएगा, जो गवर्नर जनरल था वो अब यहाँ पर क्या बन गया, वायसराय. ओके, क्योंकि 1858 आ चुका था और यहाँ पर उलट पलट हो चुकी थी. सो जो बजट बना था गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय की काउंसिल में वो अकाउंटेबल था. किसके लिए, काउंसिल इन स्टेट सेक्रेटरीज इन लंदन, लंदन के लिए अकाउंटेबल था. इंडिया का बजट लंदन के लिए अकाउंटेबल था, विच लुक्ड आफ्टर इंडियन अफेयर्स एंड एज अ मैनर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. सो फिर लंदन के बाद इंडिया के बारे में सोचते थे ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ कंप्लीट पावर. सो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो प्राइमरी सोर्स बन गया कंप्लीट पावर का. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है 1935 का. सो ब्लो टू हिज पावर्स in addition to the control services, the Secretary of State relinquished most of his powers. So जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें क्या हो गया कि जो पावर्स थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो थोड़ी कम कर दी गई और उसे रिलिंक्विश्ड कर दिया गया बहुत सारी पावर को. द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर हैड प्रिविलेजेस एंड अथॉरिटी ओवर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स which were outside the purview of legislative financial control with item in charge. So देखिएगा क्या था कि जो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स थे उनके पास ना अथॉरिटी थी, पावर थी, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट होते थे उससे रिलेटेड, जो कि लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल के चार्ज से बाहर थी. ओके, दे कुड ऑल्सो रिलोकेट एनी डिमांड्स रिजेक्टेड और रिड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेचर. सो वो दोबारा से रिलोकेट कर सकते थे कोई भी डिमांड जो कि रिजेक्ट की गई हो या रिड्यूस की गई हो एक लेजिस्लेचर के द्वारा. एडिशनली नो सच एक्सपेंडिचर could be incurred even if it was passed by the legislature in a lawful manner unless it was included in the governor general's or the governor's authenticated expenditure notification. So जब देखिएगा कोई भी जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की जाती थी लेजिस्लेचर के द्वारा इंडिया में, वो तब तक लागू नहीं होती थी चाहे वो भले ही लेजिस्लेचर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हो, जब तक वो गवर्नर जनरल्स और गवर्नर के ऑथेंटिकेटेड एक्सपेंडिचर के नोटिफिकेशंस ना दे, जब तक वो उन्हें आज्ञा ना दे. अगर हम बेसिकली समझने की कोशिश करें इन शॉर्ट में तो द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल वॉज वेरी रिगोरियस. सो रिगोरियस सिस्टम था, रूल ओरिएंटेड एंड कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बजट फॉर्मेशन एंड अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर. सो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जब कॉलोनियल रूल था तब, और एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड के लिए बहुत उठापटक होती थी. दिस सिस्टम नेचुरली डिस्करेज्ड एनी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव मोटिवेशन टूवर्ड्स चेंज एंड डेवलपमेंट. सो ये इस सिस्टम ने डिस्करेज किया किसी कोई इनिशिएटिव भी नहीं किया है मोटिवेशन के लिए, लोगों की भलाई के लिए, वो सिर्फ लूटने के इनिशिएटिव से ही यहाँ पर जो बजट थे इंट्रोड्यूस करते थे. Hence, control over financial administration was only helpful to imperialist interest. So इसलिए जो कंट्रोल था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर ना कि उसकी सहायता से लोगों का भला हुआ बल्कि जो इम्पीरियलिस्ट थे उनका भला हुआ. This independence of India from British government inherited this financial system full of disorder and harshness. So जब हमने
ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता पाई तो हमारे हाथ जब फाइनेंशियल सिस्टम आया तो वो बहुत बेकार सिस्टम था, डिसऑर्डर था, हार्शनेस से भरा हुआ था, किसी काम का नहीं था। सो यहाँ पर अब हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद बजट को किस तरीके से संभाला, किस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप किया गया एंड बजट सिस्टम इन इंडिया पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। अब जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद बजट कैसे चला भारत के अंदर। After the independence, there were major changes in the objectives, policy structure of financial administration. So independence के बाद क्या हुआ देखिएगा, अब अंग्रेज़ों ने जो खिचड़ी पका दी थी भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में तो उसको सही करना था। तो यहाँ पर बहुत सारे मेजर चेंजेस देखे गए ऑब्जेक्टिव्स में, पॉलिसी स्ट्रक्चर में और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन aspirations and policy and procedures targeting public opinion and financial administration came to an end in a single day. So जो पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट थे पब्लिक लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ी और जो पॉलिसी प्रोसीजर और टारगेटिंग पब्लिक ओपिनियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी को अबॉलिश्ड कर दिया गया एक ही दिन में। Unquestionably, the basic feature of the Government of India Act 1935 were retained, but there was no inconsistency between these instruments and national priorities. So देखिएगा जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसे कहीं ना कहीं उसकी सहायता ली गई लेकिन नेशनल प्रायोरिटी उससे ऊपर देखी गई। These tools could be changed to suit the changed goals and the same was done. So ये जो टूल थे जो लाइक ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 उसकी सहायता से जो चेंजेस थे उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश की गई। द बजट प्रोसीजर इन इंडिया फॉलोज द प्रोविज़न गिवन इन आर्टिकल्स 112 to 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो बजट प्रोसीजर है इंडिया का वो फॉलो करता है जो कि बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 तक। उसके हिसाब से ही बजट प्रिपेयर किया जाता है, बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है और बजट इम्प्लीमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंगली द एनुअल बजट ऑफ द यूनियन विच इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड शुड बी रिप्रेजेंटेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। सो देखिएगा अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो जो बजट है जो कि भारतीय संविधान में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है, इनकम एक्सपेंडिचर का या एस्टिमेट्स का, वो प्रेजेंट करना चाहिए दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही फाइनेंशियल ईयर में, कब, फरवरी एंड तक। द बजट शोज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन 3 पार्ट्स। सो बजट यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट्स दिखाती है 3 भागों में, अंडर विच गवर्नमेंट अकाउंट्स आर क्लासिफाइड। सो जिसके हिसाब से अकाउंट जो होता है गवर्नमेंट का वो क्लासिफाइड किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी रेवेन्यू रिसीव्ड किया गया है सच एज कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, स्टेट ड्यूटी, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द रिकवरी ऑफ लोन्स, ऑल आर डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेट फंड। सो कंसोलिडेट फंड वो होता है कि जितना भी आपका टैक्स हो, रेवेन्यू हो, कस्टम हो, एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, स्टेट ड्यूटी हो या फिर कोई अदर जो टैक्सेस होते हैं जो कवर किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो सब कंसोलिडेटेड फंड में डाले जाते हैं। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट द गवर्नमेंट बियर्स ऑल इट्स एक्सपेंसेस विद दिस फंड। सो जो जब अप्रूवल किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव कर लिया जाता है, तो गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फंड के वो यहाँ से उठाती है। डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसलिए इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉन्टिंजेंसी फंड क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 267 पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू सेट अप अ फंड। सो इसके हिसाब से क्या है कि 267 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, उसमें पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि वो किसी फंड को बना सकता है, किसी सेटअप कर सकता है फंड के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को। दिस फंड इज़ कॉल्ड द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो इस फंड को कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। द फंड इज़ पीरियोडिकली डिपॉजिटेड थ्रू लॉज
पास्ड बाय पार्लियामेंट। सो ये लॉज के हिसाब से पीरियोडिकली डिपॉजिट किया जाता है। दिस फंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू मीट द कॉन्टीजेंट नीड्स ऑफ द कंट्री। सो देखिएगा ये जो फंड होता है डायरेक्टली कंट्रोल में होता है प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट इस पर कंट्रोल रखते हैं और ये जो नीड्स होती है कंट्री की तभी इस फंड का यूज़ किया जाता है। फंड्स आर मेड अवेलेबल बाय द प्रेसिडेंट टू द गवर्नमेंट थ्रू दिस फंड। सो जो फंड्स होते हैं, जो पैसे होते हैं वो दिए जाते हैं गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्टीजेंसी फंड के हिसाब से। अब यहाँ पर पब्लिक अकाउंट के बारे में चर्चा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड देयर आर सम सच ट्रांजेक्शन्स इन द गवर्नमेंट अकाउंट्स for general income expenditure by the government in relation to which the government acts like a banker। सो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक अकाउंट की सहायता से जैसे कंसोलिडेटेड में हम टैक्सेस डालते हैं, लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो बैंक के रूप में कार्य करती है। जो पब्लिक का पैसा होती है वहीं पर बैंक के रूप में कार्य करती है। इन अदर वर्ड्स द मनी विच डिपॉजिटेड इन द अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट एंड दिस मनी हैज़ टू बी रिटर्न्ड एट अ टाइम टू बी इंडिविजुअल और ऑफिशियल वुड डिपॉजिटेड। सो जो पब्लिक अकाउंट में जो पैसे जमा करवाए गए होते हैं पब्लिक के द्वारा वो गवर्नमेंट के पैसे नहीं होते, वो सिर्फ जैसे हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और जब हमें उसको निकालना हो तब हम निकाल भी सकते हैं, तो उसी तरीके से पब्लिक अकाउंट कार्ड करता है कि ये पैसे गवर्नमेंट के नहीं होते, ये पब्लिक के पैसे होते हैं और गवर्नमेंट उसका यूज़ करता है। उससे जो जो उससे ब्याज मिलता है उसका फ़ायदा गवर्नमेंट उठाती है और पब्लिक को भी उसका थोड़ा हिस्सा मिलता है उस पैसों का। Therefore parliamentary approval is not required for payment from a public account। सो इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है पब्लिक अकाउंट के लिए। और चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, सो सम ऑफ द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज प्रेसिडेंट्स emoluments, the salary allowances of the chairman of the Rajya Sabha, the deputy chairmen and speaker and deputy speaker of the Lok Sabha, the salary and pension of the judges of the Supreme Court and Auditor General, loans and interest received by the government, payments etc. are made from consolidated fund to commonly comply with the payment and order to the court. It is not voted by the parliament. The expenditure incurred from the consolidated fund in the shown separately in the budget। So charged एक्सपेंडिचर क्या है कि यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी जाती है, जैसे कि जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो, एंड ऑडिटर जनरल, इन सभी की सैलरी यहाँ से आती है। इसके लिए हमें पार्लियामेंट की वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती। ओके, बजट साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं, बजट चक्र के बारे में। टू प्रोवाइड टाइमलाइंस टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, the budgeting process is made in a circular manner। In a responsible government, the process of approval or acceptance is very important। There are 4 stages in this cycle। So देखिएगा एक टाइमलाइन दी जाती है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को बजट प्रिपेयर करने के लिए, बजट इंट्रोड्यूस करने के लिए और बजट इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इसके लिए एक 4 स्टेजेस यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, कि बजट को पहले बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लिए। रिसिप्ट बाय द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्ट्स एंड एप्रोप्रिएशन एक्ट्स। सो रिसिप्ट्स मिलती है पार्लियामेंट से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्ट्स एंड एप्रोप्रिएशन एक्ट। एंड देन फोर्थ है रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बाय ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। So at a particular point of time, several cycles are in operation and they are overlapping। Different statement of the budget cycle have different operation periods। So देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे cycles है, बहुत सारे बजट चक्र है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो कुछ इम्पॉर्टेंट है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली बात होती है किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, तो यहाँ पर बजट प्रिपरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। द बजट फॉर्मुलेशन प्रोसेस इन इंडिया बिगिंस फॉर्मली ड्यूरिंग September October, 6 months before the preparation of the budget on the receipt of a circular from the Ministry of Finance। सो देखिएगा जो बजट को बनाना स्टार्ट किया जाता है पूरे ही देश के लिए, एक साल के जो एक फ्यूचर के लिए
एक साल के निर्धारण तक बनाया जाता है। तो बजट को बनाना सितंबर अक्टूबर के महीने में स्टार्ट कर दिया जाता है, 6 महीने पहले लगभग, जब इसे इंट्रोड्यूस किया जाना होता है। और ये प्रिपेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, इन द डिफरेंट सर्कुलर द प्लान एंड नॉन प्लान miscellaneous items, the list of the time of sending final estimated and the guidelines for testing the budget estimated main by the concerned डिपार्टमेंट आर ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पर क्या है कि जो कमियाँ होती है उसे ढूंढना, उस पर उसको किस तरीके से ओवरकम करना है, क्या और नया यहाँ पर जोड़ना है, तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको बता दिया जाता है कि इस टाइम लाइन तक आपको ये सब डिटेल सबमिट करनी है। अकॉर्डिंग टू द बजट एंड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, द बजट एस्टिमेटेड प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स आर एनालाइज्ड बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंसर्न। सो देखिएगा, जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन सी? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इनके अंदर वो फाइनलाइज करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो इस पर सोचते हैं। एंड इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले बहुत इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जो 20 सेक्शन है इसी यूनिट का उसमें जानेंगे। द प्लान आइटम ऑफ द यूनियन बजट आर फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन विद द नीति आयोग एंड आर बेस्ड ऑन द एनुअल प्लान। सो देखिएगा, जो आखिरी में बजट इंट्रोड्यूस करने का होता है और जो इसका प्लान आइटम होता है वो डिस्कस किया जाता है नीति आयोग द्वारा। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके साथ डिस्कशन करती है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। नीति से आप सोचते होंगे जो नीतियाँ बनाती है वही आयोग, लेकिन नीति आयोग की भी एक फुल फॉर्म है, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके आंसर को देखना चाहता हूँ। इनेक्टमेंट ऑफ द बजट की इनेक्टमेंट कैसे होता है? द बजट इन पार्लियामेंट पासेस थ्रू 5 स्टेज। सो जो बजट है वो 5 स्टेज से होकर गुजरता है पार्लियामेंट में। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, की पहले प्रेजेंट किया जाता है बजट। जनरल डिस्कशन, इस पर फिर डिस्कशन होती है जनरल, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपने व्यू रखते हैं बजट पर। वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, की ग्रांट्स के लिए वोटिंग होती है डिमांड्स की। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। देन पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, फिर ये बजट बनता है। सो अब इन सबको डिटेल में जानते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, द बजट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट स्टार्ट्स इन द मिड फरवरी। सो बजट सेशन जैसा कि मिड फरवरी में अभी हुआ था वो स्टार्ट होता है मिड फरवरी में बजट सेशन। द बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में बजट। द रेलवे बजट एंड द जनरल बजट, एक होता है रेलवे बजट और एक होता है जनरल बजट। The railway budget contains the detail of railways income and the expenditure and is presented by the railway minister. So रेलवे बजट जो होता है वो रेलवे मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर गड़बड़ी मत कर देना कि रेलवे बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। रेलवे जो बजट है वो रेलवे मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और हाल ही में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, इससे बढ़िया आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाल ही में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है। ये 2 क्वेश्चंस है जो मैं आपको पाइन कर दूंगा अगर सही आंसर आपने बताया तो। द जनरल बजट इज रिलेटेड टू द डिमांड्स ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द रेलवे। सो जो जनरल बजट होता है वो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए होता है, सिर्फ रेलवे को छोड़कर। क्यों? क्योंकि रेलवे के लिए एक अलग से तो बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट्स प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। सो जनरल जो बजट होता है वो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ रेलवे एंड जनरल बजट सिंस 1924, द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द रेलवे बजट सेपरेटली फ्रॉम द जनरल बजट स्टार्टेड। सो 1924 से ये प्रथा चली थी कि जो रेलवे बजट है वो अलग से प्रेजेंट किया जाएगा, जनरल बजट जो है वो अलग से प्रेजेंट किया जाएगा। In the beginning of the 2016, the नीति आयोग also suggested to merge these 2 budget again. So 2016 में नीति आयोग ने एक सजेशन दिया था कि ये जो दोनों बजट है उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाए। That is the railway budget should be presented in conjunction with the general budget. So वो था कि रेलवे बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए जनरल बजट के साथ ही। From the financial year 2017 and 18, the same budget has now started to be presented.
फिर क्या हुआ कि हाँ सोचना चाहिए, लेकिन 2017-18 से दोबारा से जो पहले ही बजट यूज़ किया जाता था कि रेलवे बजट अलग होगा, जनरल बजट अलग होगा, उसी तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। फिर जनरल डिस्कशन क्या है? जनरल डिस्कशन यानी कि जनरल डिस्कशन ऑन द बजट स्टार्ट्स अ फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन। सो जब प्रेजेंट कर लिया जाता है बजट को पार्लियामेंट में, उसके कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर दी जाती है जनरल डिस्कशन। नॉर्मली दिस डिस्कशन ऑफ 3 to 4 days गोज ऑन इन बोथ द हाउसेस। सो 3-4 दिनों तक ये दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा में होती है, संसद में। इट इज़ अ ब्रिटिश ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। सो ये जो जनरल डिस्कशन है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया एक तोहफा है भारतीयों को, जो कि ब्रिटिश ट्रेडिशन और हेरिटेज का हिस्सा है। At this stage, the Lok Sabha can discuss the entire budget on any theoretical aspect of it. So at discussion stage, लोक सभा में entire budget को दोबारा से theoretical aspect से discuss किया जा सकता है। But during this time, neither a motion can be introduced nor the budget can be put up for voting in the house. So यहाँ पर ना ही कोई मोशन आ सकता है और ना ही किसी भी बजट को यहाँ पर वोटिंग के लिए दोबारा से पुकारा जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑथराइज्ड टू गिव अ जनरल आंसर। देखिएगा जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के वो क्वेश्चन करेंगे एंड लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे उन्हें इनके आंसर देने हैं। वोटिंग एंड ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। सो एट द एंड ऑफ द जनरल डिस्कशन जब एंड हो रही होती है तब the Lok Sabha begins the process of voting on the demands for grants which is not await expenditure on the consolidated fund of India. So फिर बाद में वोटिंग होती है consolidated fund के लिए इंडिया के। सेपरेट वोटिंग कैन टेक प्लेस फॉर एवरी डिमांड। सो अलग अलग डिमांड के लिए अलग अलग वोटिंग हो सकती है। एट दिस स्टेज MPs कैन डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द बजट। सो MP जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं पूरे ही बजट के लिए। दे कैन ऑल्सो पर्पज द टू रिड्यूस और डिक्रीज द डिमांड फॉर पर्टिकुलर ग्रांट। सो दीज प्रपोजल आर ऑल्सो कॉल्ड कट मोशंस। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। सो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि MP सजेस्ट कर सकते हैं और प्रपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपने इंट्रोड्यूस किया है अपने बजट में वो हटाया जाए, जिसे कट मोशन कहते हैं, या फिर जोड़ा जाए कुछ भी। सो पॉलिसी ऑफ कट मोशन क्या है कि कट मोशन के लिए पॉलिसी क्या है? इट रेफर्स टू द रिजेक्शन ऑफ द पॉलिसी ऑन डिमांड। सो ऑन डिमांड ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई होती है, प्रेजेंट की गई होती है, उसका रिजेक्शन करते हैं ऑन डिमांड। अकॉर्डिंगली the amount of demand can be reduced to a certain amount, which may be a one-time rejection, a reduction in demand, or non-inclusion or reduction of any one in the time. So यहाँ पर जमा घटा हो सकती है पॉलिसीज़ में, इसे कट मोशन कहते हैं। अब इकोनॉमिक कट मोशन क्या है? दिस प्रपोजल इज इंट्रोड्यूस्ड to reduce the amount of money in a fixed budget from the point of view of economy due to out of demand. So देखिएगा जो मनी होती है किसी डिपार्टमेंट को अगर बहुत ज़्यादा दे दी गई है तो इकोनॉमिक कट मोशन की सहायता से उसे रिड्यूस किया जा सकता है कि भाई अगर कंट्री की इकॉनमी देखे तो इतनी सारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इतना सारा जो वेल्थ है, रेवेन्यू है, वो नहीं देना चाहिए। इफ़ एन MP फील्स दैट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इज़ बीइंग इनक्योर्ड इन अ डिमांड देन ही कैन प्रेजेंट इट। अगर एक MP को लगता है कि ये गैर जरूरी खर्चा है तो वो यहाँ पर डिमांड कर सकता है इकोनॉमिक कट मोशन का। सो टोकन कट मोशन क्या है? इट ब्रिंग्स फोर्थ द कंप्लेंट्स प्रॉब्लम्स विच इज़ अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो देखिएगा यहाँ पर जो कंप्लेंट होती है MPs द्वारा या प्रॉब्लम्स होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अंडर दिस 100 रुपीज़ कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड। सो यहाँ पर क्या है कि 100 रुपीज़ डिडक्ट किए जाते हैं, काटे जाते हैं टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड से। वोटिंग ऑन डिमांड्स इज एंटायरली द प्रीरोगेटिव ऑफ द लोकसभा। द राज्यसभा डज नॉट पार्टिसिपेट इन। सो देखिएगा जो वोटिंग डिमांड है इसमें सिर्फ लोकसभा ही भाग लेता है, राज्यसभा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। 26 days have been set for voting in India like Britain. सो ब्रिटेन के जैसे ही 26 दिन सेट किए जाते हैं वोटिंग के लिए इंडिया में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस लिमिटेड टाइम सिस्टम दैट मी डिमांड्स आर पास्ड विदाउट एनी डिस्कशन। सो ये क्लियर है कि जो डिमांड होगी उसे पास कर दिया जाएगा बिना किसी डिस्कशन के।
द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस डिटरमाइंस the time for which demand or demand group and for the entire expenditure part of the budget. So जो स्पीकर होता है लोकसभा स्पीकर, वो गवर्नमेंट के साथ और लीडर जो होता है हाउस का उसके साथ चर्चा करते हैं और फिर समय एंड तारीख तय करते हैं बजट की जो डिमांड होती है या फिर डिमांड ग्रुप होता है उनके लिए. एज सुन एज द डेडलाइन इज़ ओवर द डिमांड इज़ इमीडिएटली पुट अप फॉर वोटिंग. सो जैसे ही डेडलाइन ख़त्म होती है तो जो डिमांड होती है उसे पुटअप कर लिया जाता है वोटिंग के लिए, वेदर इट हैज़ बिन डिस्कस्ड और नॉट, चाहे वो डिस्कस की गई हो या नहीं. दिस इज़ कॉल्ड गुलेटिन. सो इसे गुलेटिन कहते हैं. अब पैसेज ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू pass the annual appropriation bill. According to Article 114 of the Indian Constitution, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India without appropriation by the law. So यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 114 ऑफ इंडियन भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी पैसे नहीं निकाले जा सकते बिना किसी कंसोलिडेटेड फंड से, बिना किसी अप्रोप्रिएशन बिल के या लॉ के. In other words, all the expenses and investment made in the context of public welfare of the government of India are mentioned in the appropriation bill. कि जितने भी अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो जितने भी एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट होगी लोगों के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी मेंशन होती है अप्रोप्रिएशन बिल में. Hence the appropriation bill has introduced so that fund can be withdrawn from the consolidated fund of India for grant and charged expenditure sanctioned by the Lok Sabha. So इसलिए यहाँ पर appropriation जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से ईमानदारी के साथ पैसे निकाले जाए और जो फंड है वो ग्रांट किया जाए. नो अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर House of Parliament on appropriation bill which changes the amount of grant sanctioned or changes its destination or reduces the amount of any expenditure charged from the consolidated fund of India or you do more. So देखिएगा क्या था कि कोई भी हाउस जो है, ना ही राज्यसभा और ना ही लोकसभा, किसी भी तरीके का संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं. वो नहीं कर सकते थे संशोधन दोनों में से कोई भी, कि कोई सेक्शन लगाना हो या चार्जेस डेस्टिनेशन और रिड्यूस करना हो, उसके लिए कोई भी संशोधन यहाँ पर नहीं किया जा सकता था. और यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप अपनी समझ से देखिएगा, अगर कोई इकोनॉमिक का टीचर है तो यहाँ पर आप उससे समझ सकते हैं. क्योंकि अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी मेरे लिए मैंने पढ़ी तो है लेकिन आई एम नॉट गुड एट इकोनॉमी. सो इसलिए मैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो भी नहीं बना पा रहा. मैं उन्हीं वीडियो को बनाऊंगा जिस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा. नहीं तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, मैं वीडियोस बहुत सारी बना सकता हूँ, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है जिन्हें मैं खुद ना पढ़ा सकूँ, मैं खुद ना समझ सकूँ. तो आप इन सब्जेक्ट को जो ये जो फंड्स वगैरह है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जब समझेंगे तो ये और बेसिकली आप समझ सकेंगे. तो मेरी एडवाइस रहेगी, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है, इस पर्टिकुलर जो ये फंड्स वगैरह है, जो 5 फंड्स हैं, उनको आप इकोनॉमिक दृष्टि से पढ़िए. द अप्रोप्रिएशन बिल की अप्रोप्रिएशन बिल क्या है एंड कंसोलिडेटेड फंड क्या है, इन सभी को आप डिटेल में पढ़िए. द अप्रोप्रिएशन बिल आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट बिकम्स एन अप्रोप्रिएशन एक्ट. जब अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर ये एक्ट बन जाता है, ये कानून बन जाता है. द लीगलाइजेज द पेमेंट टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. फिर ये लीगलाइज्ड हो जाता है पेमेंट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के. दिस मीन्स दैट until the appropriation bill becomes an act, the government cannot withdraw any kind of money from the consolidated fund of India. So जब तक appropriation bill जो है वो एक्ट नहीं बन जाता, तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो विड्रॉ नहीं कर पाती पैसे कंसोलिडेटेड फंड से. ओके, इट टेक्स टाइम एंड यूजुअली रन्स टिल द एंड ऑफ अप्रैल, बट आफ्टर 31st March द गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग. सो ये टाइम लेता है और यूजली 31st मार्च तक क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं आगे की कार्यनीति को करने के लिए. टू ओवरकम दिस फंक्शनल डिफिकल्टी द लोकसभा हैज़ बिन एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रांट एनी एडवांस
advance grant for the estimated expenditure for a part of financial year till the completion of the voting process on the demands for the grants and passing of the appropriation bill. So जब तक appropriation bill पास होता है तो तब तक हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पैसों को मैनेज कर लेती है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो बिल पास होने के बाद जब पैसे आते हैं तो वो मैनेज कर लिए जाते हैं। दिस अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। सो ये अरेंजमेंट जो है वो वोट ऑन अकाउंट कहलाती है। इट इज़ पास्ड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट। टिपिकली दिस अकर्स फॉर 2 months। सो देखिएगा ये डिस्कशन के बाद पास की जाती है, बजट के डिस्कशन के बाद, और टिपिकली ये 2 महीनों तक चलती है। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। So the Appropriation Act empowers the government to withdraw funds from the consolidated fund, but it has not yet been arranged where the money will come from. So देखिएगा एप्रोप्रिएशन एक्ट जो है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से पैसे निकाल सकती है, लेकिन यहाँ पर ये अरेंज नहीं किया जाता कि पैसे आएंगे कहाँ से। Hence there is a system of collecting money by taxation। so इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम है पैसों को कलेक्ट करने का, वो किसकी सहायता से, टैक्सेशन की सहायता से। A finance bill is introduced in the house for this purpose। so एक फाइनेंस बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इस पर्पस से हाउस में, संसद में। ओके, द बिल कंटेन्स फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो इस बिल में क्या होता था कि फाइनेंशियल प्रपोजल जो होता था अगले साल के लिए वो होता था। द डिटेल्स ऑफ वेरियस टैक्सेस, फीस एट्सेट्रा, यहाँ पर मेंशन की जाती थी डिटेल्स किसके बारे में, जो टैक्सेस होते थे, फ़ी होती थी, उनके बारे में। लेवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल अंडर रूल 219 of the Lok Sabha means a bill which is introduced for the purpose of implementing the financial proposal by Government of India for the coming financial year, and a bill to implement to the supplementary financial proposals of any period is included। So financial bill क्या है, under the rule of 2019 लोक सभा, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल बिल एक मान लीजिएगा ब्लूप्रिंट होता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कि किस तरीके से कहाँ कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना खर्चा करेगी। एक सिंपल भाषा में यही था। देन amendment may be made to the rejection or reduction of any tax in respect of the reversal of the appropriation bill। so देखिएगा यहाँ पर अमेंडमेंट की जा सकती है रिडक्शन के लिए, रिजेक्शन के लिए, किसी अनअप्रोप्रिएट बिल के लिए। अकॉर्डिंग टू टैक्स कलेक्शन एक्ट 1931, सो 1931 के टैक्स कलेक्शन एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल बिल शुड बी इनेक्टेड और पास्ड इन पार्लियामेंट विद इन 75 days एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। सो एक फाइनेंशियल बिल जो है वो फाइनेंशियल ईयर के 75 days में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए या पास कर लेना चाहिए पार्लियामेंट में, और ये अप्रूव्ड हो जाना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। execution of the budget। so implementation of the budget is the responsibility of the executive government। so अब बजट बना लिया, बजट पास हो गया, उसके लिए पैसे आ गए, अब इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास होती है। The process of implementation of the budget depends on the distribution and delegation of powers at various operation levels। so implementation है वो डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट को, किस डेलीगेशन को कितनी पावर दी गई है उस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। As soon as the Appropriation Act is passed, the Ministry of Finance advises the spending ministries and departments about their allocated funds। so जैसे ही Appropriation Act पास हो जाता है, so जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एडवाइज करती है डिपार्टमेंट्स को और मिनिस्ट्रीज को जिनको फंड दिया जाना है कि आपको भाई फंड एलोकेटेड हो गया है, अब आप यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और जहाँ पर आपको कहा गया है वहाँ पर इसको खर्च कीजिए। देन द कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑफ ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट प्रोवाइड एलोकेशन एंड एडवाइस टू डिफरेंट डिसबर्सिंग ऑफिसर्स। सो वो ऑफिसर्स अपने कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने जो सीनियर, जूनियर और रैंक के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसे शुरू करते हैं। द एक्सपेंडिचर इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द अमाउंट गिवन इन द हैंड्स ऑफ द spending authority is not spent before the additional amount is
revised. In short, the financial system is made up of adjustment of the following elements. So देखिएगा पैसे इस तरीके से दिए जाते हैं कि वो पैसे अगर इन्वेस्ट करने हैं तो अथॉरिटी उस तरीके से करेगी जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी. तो उसके कुछ एलिमेंट्स ये है कि द कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, जनरली द हेड ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एक्ट्स एज कंट्रोलिंग ऑफिसर. सो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होता है जो हेड होता है मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज जहाँ पर ये फंड एलोकेट किए जाते हैं. अ सिस्टम ऑफ कैपेबल ऑफिसर्स दैट ग्रांट फाइनेंशियल अप्रूवल. सो कैपेबल ऑफिसर्स का मतलब ये है कि जिनको इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज हो या जो IAS IPS हो, उन ऑफिसर्स को चुना जाता है फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए. अरेंजमेंट ऑफ इम्पेरेटिव एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स. सो अरेंजमेंट की जाती है इम्पेरेटिव एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की. अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट एंड अकाउंट. सो इन सभी चीज़ों की अरेंजमेंट की जाती है. The Department of Revenue in the Ministry of Finance control and supervises the system of collection of direct and indirect taxes. So Revenue Department IRS, Indian Revenue Services. So ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो अंडर काम करते हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के. वो सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कलेक्शन के सिस्टम को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे कि कस्टम्स एंड जो अदर टैक्सेस होते हैं उनको. दिस कंट्रोल इज मेंटेन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो ये जो कंट्रोल किया जाता है वो मेंटेन किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. द बोर्ड इज द सेंट्रल बैंक विच इज इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टैक्स लॉज. सो बोर्ड कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इम्प्लीमेंट करता है वेरियस टैक्सेस को. नेशनलाइज्ड बैंक एंड ट्रेजरी एजेंसीज आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग फाइनेंस एलोकेशन, फाइनेंस कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज. सो जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, जो जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो कैनरा बैंक एट्सेट्रा जो बैंक्स हैं, वो भी इन एजेंसियों के साथ कोलेबोरेशन करते हैं, उनके साथ सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ऑडिट क्या होता है, ऑडिट एक कम्प्लीटली इकोनॉमिक बेस्ड कॉन्सेप्ट है. इसको आप क्लियरली समझिएगा किसी बढ़िया इकोनॉमिस्ट से. फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. द एग्जीक्यूटिव स्पेंड्स पब्लिक फंड विच आर ऑथराइज्ड बाय द लेजिस्लेचर. सो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो पब्लिक फंड का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर ने उन्हें यूज़ करने को कहा है. द गवर्नमेंट कंडक्ट्स एन ऑडिट ऑफ public expenditure by an independent agency to determine its liability to the parliament. So government एक audit कंडक्ट करवाती है जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसे देखा जाता है. इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है जो डिटरमाइन करती है इसकी लाइबिलिटी टू द पार्लियामेंट को बताती है कि अभी तक हमने ये किया, वो किया, एट्सेट्रा. फॉर दिस वर्क द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो इस कालखंड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक दो पोस्टों को इंट्रोड्यूस करता है. वो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो ऑडिट का ध्यान रखते हैं. इट इज़ हिज ड्यूटी टू इंश्योर दैट द एलोकेशन ऑफ फंड टू वेरियस एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डन बाय द लॉ. सो ऑडिटर का काम होता है कि वो देखे कि जो वेरियस एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करवाना था वो कानून के हिसाब से प्रोवाइड करवाया जा सकता है. द रूल्स, ऑर्डर्स एंड प्रोसीजर्स टू गवर्निंग सच एक्सपेंडिचर हैव बिन फॉलोड. सो जो रूल्स के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से एक्सपेंडिचर को गवर्न करना था वो फॉलो किए जा रहे हैं. द वैल्यू ऑफ द मनी स्पेंड हैज़ बिन रिसीव्ड. जो वैल्यू है, जो मनी स्पेंड की है उसकी रिसीव्ड हो चुकी है. द डॉक्यूमेंट ऑफ द लोन हैव बिन केप्ट. सो जो लोन किसी को अगर दी है तो उसका एक डॉक्यूमेंट है वो ले लिया है. compiled and submitted to the competent authority. This is the last phase of the budget cycle. So यही था last phase of the budget cycle. अब conclusion निष्कर्ष पर आते हैं कि निष्कर्ष क्या कहता है यहाँ पर हमें. Okay, then thus we say that there is a long procedure of budget formulation and enactment in India. So यहाँ पर बजट के लिए long procedure है इनेक्ट करने के लिए. मैनी रिफॉर्म्स वर ब्रॉट बाय द कॉलोनियल रूल. बहुत सारे रिफॉर्म्स कॉलोनियल रूल द्वारा लाए गए थे. स्पेशली 1919 का जो एक्ट था, देर आफ्टर इन 1935, उसके बाद 1935 का एक्ट. द सिस्टम ऑफ फाइनेंस इनहेरिटेड बाय द
इन 1947 वॉज हाईली रिजिड। सो जो सिस्टम इंडिया ने अप्रूव्ड किया था वो बहुत कठोर था, रूल ओरिएंटेड एंड कॉम्प्लेक्स था और रूल के हिसाब से था। इसेंशियली इट वाज फॉर द अचीवमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नेशनल प्रॉब्लम्स। सो जो कॉलोनियल रूल ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंशियल बजट को लेकर, सो वो कॉलोनियल जो उनकी ज़रूरतें थी, उनके उद्देश्य थे, उनको पूरा करने के लिए था, ना कि जो नेशनल लोगों की प्रॉब्लम थी उनको पूरा करने के लिए। अनडाउटेडली पब्लिक वेलफेयर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। सो बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी दोहराई के, जो पब्लिक वेलफेयर सबसे मेन फोकस होता है बजट का एंड सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पीपल द बजट इज़ प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। सो पब्लिक की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार हर साल बजट इंट्रोड्यूस करती है, प्रेजेंट करती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बजट साइकिल प्लेज अ यूजफुल एंड डिसिसिव रोल। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखें बजट साइकिल को तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दस वी कैन से दैट द बजट इज़ एन एक्शन प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। इन एग्जाम्पल इसलिए हम कह सकते हैं कि बजट एक एक्शन प्लान है जो प्रभाव डालता है देश की इकॉनमी पर लंबे समय तक। इन एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द बजट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़। सो बजट एक ब्लूप्रिंट है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए। दीज एस्टिमेटेड आर सेट फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। सो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये एस्टिमेट किए जाते हैं। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द बजट पीरियड। सो इस पीरियड को बजट पीरियड कहा जाता है। दिस बजट पीरियड कैन बी फ्रॉम 1 मंथ टू मोर देन अ ईयर। सो ये जो बजट पीरियड होता है जब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है फ्यूचर के लिए, तो ये ब्लूप्रिंट एक महीने के लिए भी तैयार किया जा सकता है और एक साल तक के लिए भी तैयार किया जा सकता है। बट इन जनरल budget is a 1 year financial statement which includes the government's forecast of revenue and expenditure for a financial year. So अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, दूसरी कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए देखें, तो बजट एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जहाँ पर हमें फाइनेंशियल ईयर अर्थात पूरे एक साल का ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि किस तरीके से हमें खर्च करना है। इन द अर्ली stages it was considered an instrument of legislative control and accountability. अर्ली स्टेजेस में इसे माना गया था एक इंस्ट्रूमेंट जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है और अकाउंटेबल होता है लोगों के लिए, संसद। But in modern times budgets have become management oriented and they also act as means of implementing the development plans of nations. So अब क्या हो चुका है मॉडर्न टाइम में कि बजट जो है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो चुका है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की आकांक्षाओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए बजट तैयार किया जाता है। सो इसी के साथ हमने वीडियो कंप्लीट कर ली है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ये जो सेक्शन ए था, अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको मैं आप पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं एंड आप इस पर देख सकते हैं अपनी प्रोग्रेस कि आपने कितना सीखा है। एंड ये कुछ रेफरेंसेस है जिसे आप पढ़ सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं वीडियोस को और रेफरेंस पढ़ सकते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पार्ट बी पढ़ेंगे यूनिट 3 का, जिसमें हम बजट्स के टाइप के बारे में जानेंगे, जैसे कि लाइन बजटिंग, परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड प्लानिंग बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, बजट रोल एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री की बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है, एट्सेट्रा हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।